स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय मां। चलिए जी, हम लोग कल हमने जहां छोड़ा था, वील स्टार्ट विद कल हमने मत्स्य अवतार खत्म कर लिया था और आज हम वराह अवतार के बारे में समझते हैं। सर सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी अगेन, आई एम रियली सॉरी। हम मतलब ये आपका लास्ट सेशन होगा फ्री ऑफ कॉस्ट जिसके लिए हम आए हैं, ज्वाइन किया है। तो ऑब्वियसली देयर आर फ्यू पीपल जिनको आपने कल एड्रेस किया इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द बेसिक ज्ञान, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग एक लेवल ऊपर हैं, दे आर नॉट बीइंग पार्टी टू दैट डिस्कशन। अगर हमें जो आपको ज्वाइन करना है, ऑलरेडी वी आर पार्ट ऑफ सम इंस्टीट्यूट एंड वी आर लर्निंग फ्रॉम देयर, and we are already have spent a lot of months, also couple of months, so we want to join. The entire course may not be as good as for us as compared to the people. So if you can address those people separately, I don't know how you manage the show. तो अगर वो वाला एंगल जहाँ पर हमें specifically we want to learn the specific part of how to see the kundali in terms of dasha system, in terms of different work chart, so that piece, putra wala piece, what to apply and how to get the result, prediction piece. तो वो वाला piece के लिए अगर आप अलग से कोई सेशन ले पाए या अलग से हमें डिस्कशन कर पाए, because that will motivate us to join you. The purpose of attending this course is not only seeing your face and understanding from you. We understand you are an expert astrologer and you are giving a good gyan overall, but the purpose will only be fulfilled when we will get that thing aligned with you in terms of learning piece specific to the customization. If you can help us on that way, I hope I am clear with my understanding with you. I am with Sachin sir, and he might have used some words communicating the same, but I am onto the same platform as asked by the Sachin. I understand what you are trying to say. आप लोग काफी आगे हैं और काफी आगे नहीं है सर, बस थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए आपकी सर। आगे तो बिल्कुल नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, अभी हम लोग किनारे ही खड़े हैं। लेकिन हाँ, मतलब जो हमने जो 10 महीने लगा दिए, 12 महीने लगा दिए, तो उसके बाद हम चाह रहे हैं कि वहां से हाथ पकड़ा जाए, दोबारा से डे 1 से हाथ ना पकड़ा जाए। ठीक है, इस पे हम लोग आपके साथ और गोस्वामी जी के साथ आई विल हैव अ सेपरेट कॉल। Right, sir. So that's what we want. We should respect everybody else's time. Yes, we agree. So, that is why we want to tell you in advance. Yeah, please go on. Thank you, sir. ठीक है, तो हम आपके साथ अलग से बात करके और जो भी बेस्ट हो पाएगा, आई एम नॉट सेइंग वी विल नॉट बी एबल टू डू दैट, वी कैन लॉन्च अ कोर्स एंड वी कैन स्टार्ट विद दैट कोर्स। बट एनीवेज, आज का थोड़ा सा हमारे पास टाइम की भी कमी है, बिकॉज हमें कोर्स भी अनाउंस करना है और हमें थोड़ा पढ़ना भी है। जी सर, जी सर, ओवर टू यू सर। ओके, तो कल हमने ये समझा कि केतु हमारे मृत्यु का कारण है, हम कैसे खत्म होते हैं, कैसे मोक्ष की तरफ जाते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं वाराह अवतार की। तो बेसिकली एक राक्षस थे हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा की तपस्या की और बहुत सारी पावर हासिल कर ली, और उन्होंने बेसिकली क्या किया, पृथ्वी को उठा के पानी में डाल दिया। और पृथ्वी को जब पानी में डाल दिया तो सारी दुनिया में एक त्राहिमाम वाली सिचुएशन हो गई कि मतलब पूरा जीवन खत्म होने लग गया। तो सब देवताओं ने ब्रह्मा की मेडिटेशन की और ब्रह्मा खुद मेडिटेशन में बैठे और ब्रह्मा की सांस से एक छोटा सा ब्रेथ, एक हवा प्रकट हुई और उस हवा से वाराह अवतार का उत्पन्न हुआ। वो हवा मतलब एक बॉडी के रूप में बनी, बॉडी फिर और बड़ी होती गई और फाइनली वाराह अवतार। वाराह कहते हैं बोर को, बहुत खराब लैंग्वेज में बने तो शूकर जो होता है उसको वाराह कहते हैं। और उसके आप देखेंगे मुंह के ऊपर एक टस्क होता है, एक छोटा सा दांत होता है, तो और वो काफी ग्रंटिंग साउंड में सांस लेता है। इसीलिए पराशर ऋषि ने जो शब्द यूज किया है वो सूकरा यूज किया है, शूकरा नहीं है, स है, स। सूकरा मतलब जब आप बहुत तेजी से सांस लेते हैं तो यू क्रिएट अ साउंड ऑफ सू, ठीक है ना। आप लोगों ने अगर कंतारा देखी हो, अभी रिसेंटली बहुत फेमस मूवी है, तो कंतारा में जब वो आपने देखा होगा ऊपर वराह का वो लगा होता है, और जब वो अपनी ड्रेस में आता है तो फर्स्ट थिंग दैट ही डज इज ही डज लाइक दिस। वो वराह अवतार का सिग्नेचर चीज है वो।
जब ये पृथ्वी फेंक दी गई और वराह अवतार ने बहुत बड़ा रूप धर लिया, तो वराह अवतार समुद्र में जाके पृथ्वी को अपने वो जो टस्क है ना, वो जो दांत है, उसके ऊपर पृथ्वी को लेके आए। और इतने समय पृथ्वी जब अंदर रही, तो जब वो पानी से बाहर निकली तो एक बहुत जोर की सांस लेनी पड़ी वराह को, और बाकी लोगों ने भी सांस ली। बेसिकली जो ये जल है, ये क्या है? आप जब माँ के गर्भ में होते हैं, तो आप सब जानते हैं कि आप एक जल में होते हैं। आपकी आत्मा को माँ के गर्भ में केज कर दिया जाता है। अगर संसार में कोई सबसे बड़ा दुख दर्द है, तो वो है जब आप गर्भ में 9 महीने बिताते हैं। दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। बहुत से मंत्र श्रीमद् भागवतम में उसके लिए एक मंत्र भी है कि गर्भ का जो समय होता है ना, वो बहुत कष्टकारी होता है। क्या होता है? आपकी शरीर और आपकी आत्मा, ये दोनों एक बंधन में होते हैं, और उस बंधन को हम पानी से निकालने का मतलब क्या होता है कि आपने बर्थ लिया। बोलते हैं ना कि वाटर बैग होता है, वाटर बैग के अंदर वो बेबी होता है, और कई महिलाओं के केस में वाटर बैग फट जाता है। ये वाटर बैग और कुछ नहीं है, ये वो समुद्र है जिसमें उस पृथ्वी को डाल दिया गया, जिसमें उस जीवन को डाल दिया गया। तो वो वाटर बैग का फटना, या जो भी है, वाटर बैग से हम जब जन्म लेते हैं और जो हम पहली सांस लेते हैं, इसीलिए पराशर ऋषि ने सूकरा का नाम दिया, सूकरा। जो हम द फर्स्ट ब्रेथ दैट वी टेक इज ब्रेथ ऑफ लाइफ। आप ये सोचो कि ब्रेथ से इंपॉर्टेंट इस दुनिया में कुछ नहीं है, सांस से इंपॉर्टेंट इस दुनिया में कुछ नहीं है। द ओनली सिग्निफिकेशन कि आप इस पृथ्वी पे जिंदा हैं, दैट इज ब्रेथ। आप खाना छोड़ के देख लो, नहीं मरोगे। पानी छोड़ के देख लो, नहीं मरोगे। सांस छोड़ के देख लो क्या हालत होती है। तो द ओनली सेंस दैट यू गॉट, द ओनली सेंस दैट डिनोट्स कि आप जिंदा हो, वो आपकी रेगुलर ब्रीदिंग है। राहु इज द रीजन ऑफ योर बर्थ, बिकॉज राहु इज डायरेक्टली लिंक टू द डिजायर्स दैट यू हैव। अगर आपके अंदर डिजायर ना हो, तो आपका जन्म लेने का क्या मतलब है? आप लोग इस वेबिनार में आए हैं किस डिजायर से? कि आप ज्योतिष सीख लेंगे। अगर ये डिजायर ना हो, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इस डिजायर के लिए राहु इज रिस्पॉन्सिबल। केतु आपकी डिजायर्स की समाप्ति करता है, राहु आपके अंदर डिजायर्स जगाता है। तो द रीजन फॉर आवर बर्थ इन दिस वर्ल्ड इज डिजायर्स। सो दिस वराह अवतार इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर श्वास। तो राहु इज एयर एलिमेंट। आप देखेंगे ना, राहु का जो एलिमेंट है, जो तत्व है, वो वायु तत्व है। और राहु और शनि, शनि भी वायु तत्व है। तो शनि हमारे काल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज हम जो सांस ले रहे हैं, जब तक हम जीवित हैं, जैसे ये सांस खत्म होती है, हम मृत्यु हो जाती है। तो शनि हमारे को लॉन्जिविटी देता है। जो लॉन्जिविटी देता है, जीवन वही लेता है। इसीलिए शनि भी वायु तत्व है। तो शनि की सबसे बढ़िया रेमेडी क्या है? कि अगर आप शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं, शनि की ढैया से गुजर रहे हैं, या आपकी कुंडली में शनि आपको परेशान कर रहा है, जैसे अभी शनि का जो गोचर हो रहा है कुंभ राशि के ऊपर से, वो शनि कहीं ना कहीं लोगों को प्रोफेशनली, या किसी जैसे कर्क राशि के लोग हैं उनको प्रोफेशनली परेशान कर रहा है। द बेस्ट रेमेडी फॉर शनि इज व्हाट? शनि इज वायु तत्व। यू शुड स्टार्ट कंट्रोलिंग योर ब्रेथ, एंड कंट्रोलिंग योर ब्रेथ इज प्राणायाम। जो भी व्यक्ति शनि से पीड़ित है, अगर वो प्राणायाम करेगा, आप देखोगे वो शनि के बंधनों से आजाद होते चला जाएगा। क्यों आजाद होता है? प्राणायाम से होता क्या है? आपका ब्रेन जो है ना, जब क्लाउडेड होता है, जब अनक्लियर होता है, आप मिस्टेक्स करते हो। जब आप प्राणायाम करते हो ना, आपकी जो ब्रेन है ना, वो ओपन होना शुरू हो जाता है। आपके ब्रेन के अंदर बहुत अच्छे थॉट्स आते हैं। बिकॉज क्या होता है, आपको जब गुस्सा आता है, तो आपको इफेक्ट कहाँ समझ में आता है? आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। होता है कि नहीं होता है? तो लोग क्या कहते हैं कि जब आपको गुस्सा है, तो आप क्या करो? स्लो कर दो अपनी ब्रीदिंग। yes, 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 yes. स्लो करते ही क्या होता है? आपका दिमाग शांत हो जाता है। तो शनि क्या करता है? शनि कहाँ अटैक करता है? आपने देखा होगा, शनि हमेशा चंद्रमा पे अटैक करता है। चंद्रमा क्या है? आपकी बुद्धि है, मन है। शनि हमेशा मन पे अटैक करेगा। और शनि से के अटैक से बचने के लिए हमें क्या करना है? अपने मन को साधना है। मन को साधने के लिए हमारे ऋषियों ने क्या दिया है? प्राणायाम दिया है। दूसरी चीज, शनि क्या है? पैरों का कारक। अगर आपके जीवन में शनि गड़बड़ चल रहा है, तो यू स्टार्ट वॉकिंग। जितना आप पैर चलाएंगे, जितना पैर चलाएंगे, उतना आपको शनि परेशान करना कम कर देता है। बिकॉज शनि वॉन्ट्स यू टू डू लेबर।
शनि चाहता है कि आप लेबर करो। तो जब आप खुद से मतलब 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर, मैंने ये रेमेडी बहुत लोगों को दी है, आप सुबह शाम पूरे दिन भर में 10 किलोमीटर की वॉक शुरू कर दो, आपकी अच्छे से अच्छी 7.5 सेटल हो जाती है। प्राणायाम और वॉक, ये दो ऐसी शानदार चीजें हैं जो सैटर्न आपकी लाइफ से, मतलब अगर आपने ये शुरू कर दिया तो सैटर्न आपको बहुत हेल्प करने लग जाता है। और ऐसे सैटर्न की बहुत सारी चीजें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है काली माँ की पूजा भी करना, तो खैर हम उस पे आएंगे। तो राहु जो है ना वो वायु तत्व है, सैटर्न और राहु दोनों वायु तत्व हैं। क्यों वायु तत्व हैं? बिकॉज राहु इज दैट फर्स्ट ब्रेथ। वाराह ने जो हमें फर्स्ट ब्रेथ दिया ना, राहु इज द रीजन व्हाई वी हैव कम इनटू दिस वर्ल्ड। दैट इज व्हाई राहु आपको क्या करता है, आपके दिमाग में बहुत सारी डिजायर्स भरता है। राहु इज अटैचमेंट, केतु इज डिटैचमेंट। केतु कह रहा है संसार को छोड़ो, मोक्ष प्राप्त करो। राहु कह रहा है संसार में घुसो। राहु कहता है कि बड़ा सोचो, क्योंकि बड़ा नहीं सोचोगे तो डिजायर कैसे फुलफिल करोगे आप। राहु कहता है जीने का एक बहाना ढूंढो, बड़ा सोचो। केतु कहता है छोड़ो। तो ये राहु और केतु में मेजर डिफरेंस है। जीवन और मृत्यु के बीच में बाकी के 7 प्लैनेट्स खेल रहे हैं। तो हमने कल केतु समझा, हमने राहु समझा, अब बीच के 7 प्लैनेट्स है। इसी की और कोई कहानी नहीं है। आपको जब भी कुंडली देखनी है ना, आप सबसे पहले कुंडली में ना राहु और केतु की प्लेसमेंट देखा करो कि ये आदमी कहां से खेला जा रहा है। ये दो ही खेल खेल रहे हैं बस आपके साथ, बाकी कोई खेल नहीं खेल रहा। बाकी प्लैनेट्स तो अपना काम ठीक से कर रहे हैं, बट इन दोनों से ही सारा खेल है। इसीलिए ये 2 नोड्स हैं। इसी नोड के बीच में जब सारे प्लैनेट आ जाते हैं तो हम उसको कहते हैं काल सर्पयोग हो गया। कहते हैं कि नहीं कहते? और इस काल सर्पयोग से सारी दुनिया डरती है। सो दिस इज वराह अवतार। ठीक है जी, हमारा मत्स्य अवतार पूरा हो गया, हमारा वराह अवतार पूरा हो गया। बाकी के अवतार हम एक बार क्विकली स्टडी कर लेते हैं। Just share my screen. दिख रहा है आपको स्क्रीन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दिख रहा है जी। ओके, तो एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। हमारे जीवन में सबसे प्रमुख 3 चीजें हैं, ठीक है ना? पहला गुरु जुपिटर, दूसरा सन और तीसरा मून। सन हमारे पिता, मून हमारी माता, जुपिटर हमारे गुरु। अगर इन तीनों को हमने सेट कर दिया तो बाकी चीजों से डरने की जरूरत नहीं। इन तीनों को सेट करने का सबसे सिंपल तरीका है हरे रामा कृष्णा। ये मंत्र आप वैसे ही जपने शुरू कर दो। हरे मतलब जुपिटर, रामा मतलब सूर्य और कृष्णा मतलब चंद्र। अगर आप इन तीनों का मंत्र हरे रामा कृष्णा ऐसे ही जपने शुरू कर दो, कुछ आपको ना कोई इनिशिएशन की जरूरत है ना किसी चीज की जरूरत है, आप पवित्र मन से इस मंत्र का जाप करने शुरू कर दो, आपकी कुंडली में जुपिटर, सन और मून ठीक हो जाएंगे। अगर ये 3 ठीक हो गए ना तो आपको फिर और किसी चीज में, क्योंकि जुपिटर ने आपकी बुद्धि को सही कर दिया, ठीक है, सन अगर सही हो गया तो आपकी आत्मा सही हो गई, और अगर मून आपका सही हो गया तो आपका मन सही हो गया। बस और कोई किसी भी चीज में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जो लॉर्ड राम का, जो लॉर्ड रामा का इंकारनेशन है दैट इज सन। इसीलिए राम क्या है, सूर्यवंशी थे, ठीक है। सन डिनोट्स योर सोल। सन इज द इंटायर क्रिएशन। सन इज अ मेल प्लैनेट। सन मून और जुपिटर ये तीनों सात्विक प्लैनेट है। सूर्य क्या है, सात्विक प्लैनेट है। और सूर्य का एलिमेंट क्या है, फायर एलिमेंट। सन के अंदर क्या है, अग्नि है। एलिमेंट बहुत ध्यान रखना, मैं आगे समझाऊंगा कि एलिमेंट को कैसे यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग चंद्रमा। तो कृष्ण का अवतार चंद्रमा है, और चंद्रमा हमारा माइंड है, मनः इसको बोलते हैं। चंद्रमा जितनी भी माँ की क्वालिटीज है सब आप चंद्रमा से, इसीलिए चंद्रमा लास्ट में माँ आता है सारी। इट्स अ फीमेल प्लैनेट। चंद्रमा वाटर एलिमेंट है और ये भी एक सात्विक प्लैनेट है, ठीक है। ये डायरेक्टली आपके मन को कंट्रोल करता है। तो राम जी की जीवन आप देखोगे ना, राम जी सन की तरह, मतलब पुरुषोत्तम माने गए। उन्होंने जो बोला वो किया।
कृष्ण जी ने आपके माइंड के साथ खेला। अर्जुन के माइंड के साथ देखो कैसे खेला कृष्ण जी ने। अर्जुन एक पॉइंट पे आके ऐसा अटक गए कि मैं इनसे कैसे लड़ाई करूं, बट कृष्ण ने क्या कहा, उनके माइंड को भी वॉश कर दिया। इसीलिए जब हम कृष्ण की पूजा करते हैं हमारा माइंड स्ट्रांग होता है, वी बिकम मोर इंटेलिजेंट। हमारा माइंड क्या है ना, सिचुएशन को संभालने लायक बनता है। हम हारते और जीतते कैसे हैं, अपने मन से जीतते हैं या मन से हारते हैं। कई बार होता है ना, आपने पहले ही सोच लिया कि यार ज्योतिष तो मेरी समझ में नहीं आएगी, कोई नहीं सिखा सकता आपको ज्योतिष, खुद पराशर ऋषि भी आ जाए नहीं सिखा सकता। पर जब आप ये सोच लेते हो कि नहीं मैं ज्योतिष सीख सकता हूँ, बस आप उस दिन से सीखना शुरू कर देते हो। तो माइंड शुड ऑलवेज बी वेरी स्ट्रांग। जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं उनका माइंड गड़बड़ होता है, कुछ नहीं होता। बॉडी एक बार को आप रिकवर कर सकते हो, बट अगर माइंड गड़बड़ है ना, कृष्ण की भक्ति आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है, इंटेलिजेंट बनाती है, आपको सिचुएशनली इंटेलिजेंट बनाती है। नेक्स्ट मार्स, नरसिम्हा। तो जो नरसिम्हा अवतार था दैट इज प्लैनेट मार्स। इसीलिए मार्स को एनर्जी से, एंगर से, एग्रेशन से, क्योंकि कुछ नहीं है मार्स, मतलब मार्स जो नरसिम्हा अवतार हुए वो सिर्फ हिरण्यकश्यप की हत्या करने के लिए हुए, और वो बहुत इंटेलिजेंट अवतार है। तो जितना टेक्निकल चीजें हैं ना वो सब मार्स के अंडर में आती हैं। आप देखो ना, उसने क्या बोला था कि ना मैं सुबह मरूं, ना मैं शाम को मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना हथियार से मरूं, ना शस्त्र से, ना अस्त्र से। तो आप देखो कितने इंटेलिजेंटली नरसिम्हा ने मारा उसको। इट इज वेरी गुड प्लैनेट फॉर टेक्निकल एजुकेशन बिकॉज इट्स वेरी इंटेलिजेंट प्लैनेट। आपको मालूम है ना, नरसिम्हा अवतार चौखट के बीच में प्रकट हुए, गोधूली के समय प्रकट हुए, अपने नाखूनों से मारा, ना वो मनुष्य थे ना वो देवता थे। तो ये इंटेलिजेंस इस प्लैनेट की। इट इज ऑल्सो अ फायर एलिमेंट। आपको मार्स को हमेशा एसोसिएट करना पड़ेगा फायर एलिमेंट से। इट्स अ तामसिक प्लैनेट। सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति ये तीनों सात्विक प्लैनेट हैं। शुक्र और बुध ये राजसिक प्लैनेट हैं, और राहु, केतु, शनि, मंगल ये तामसिक प्लैनेट्स हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक। मरकरी, बुध, यहाँ पे क्या है ना कि थोड़ा सा दो मत हैं। कुछ लोग बलराम को भी बुध से एसोसिएट करते हैं। बलराम जिन्होंने हल बनाया था, इसीलिए बुध को ग्रीन या ग्रीन वेजिटेशन से करते हैं, बिकॉज बलराम ने हल की इन्वेंशन की थी और उस हल से खेती हुआ। तो बहुत से लोग इसको बुद्ध अवतार भी मानते हैं, बहुत से लोग इसको बलराम का अवतार भी मानते हैं। एनीवेज हम लोग इसको बुद्ध समझ के चलते हैं, और बुद्ध का मतलब है इंटेलिजेंस। मरकरी हमें नॉलेज, स्पीच देता है। ये एक न्यूट्रल प्लैनेट होता है, और इसका एलिमेंट क्या होता है, पृथ्वी तत्व होता है। इसीलिए पृथ्वी में जितना वेजिटेशन है, जितनी ग्रीनरी है, सब किसकी है, बुद्ध की ग्रीनरी है। तो बुद्ध की सिंपल रेमेडी क्या है, हरे रंग का प्रयोग करना शुरू करो। बहुत सिंपल है। बुद्ध से कोई पीड़ित हो, कोई बच्चा स्टैमर कर रहा हो, उसको बोलो ग्रीन पेन से लिखा करो, ग्रीन कपड़े पहना करो, विष्णु की आराधना करो। और ये राजसिक प्लैनेट है, ये प्रिंस है सोलर सिस्टम का। ठीक है जी। नेक्स्ट जुपिटर, वामन अवतार। ये जीव कारक है। सन इज सोल, चंद्रमा इज मन, एंड जुपिटर इज जीव। जब आप हरे रामा कृष्णा करते हो तो आपकी आत्मा, आपका मन और आपका जीव, मैंने कल समझाया था ना आपको कि हमारे अंदर क्या है, जीव आत्मा अंश है और परमात्मा अंश है। जुपिटर सही होता है तो मेरा जीवात्मा सही होता है। ये जीव है, सारी लाइफ का सोर्स जुपिटर है। जितनी हैप्पीनेस है, धन है, दौलत है, कुंडली में 5 घरों के ये स्वामी होते हैं जुपिटर। अभी हम आगे समझेंगे। ठीक है। जुपिटर इज विच एलिमेंट, स्काई एलिमेंट, ईथर। आप देखो किसी भी प्लैनेट को ये एलिमेंट नहीं दिया गया, ये एलिमेंट सिर्फ जुपिटर को दिया गया, बिकॉज जुपिटर के अलावा और कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है जिसको आकाश तत्व माना जाए। आकाश मतलब जो सर्वव्यापी हो, जो जहां हवा नहीं है ना वहां भी आकाश है। अगर आप स्पेस में जाओगे ना तो देयर आकाश इज प्रेजेंट। वहां पे सांस लेने के लिए हवा नहीं है, बट देयर इज आकाश। इट्स एन एंड इट्स अ वेरी वेरी सात्विक प्लैनेट, द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट इन कुंडली। नेक्स्ट इज वीनस। इनका अवतार है परशुराम। परशुराम मतलब एक बहुत फ्यूरियस अवतार है, बट ये इनका मतलब दिस इज बेसिकली आपके जितने इस पृथ्वी पे भोग हैं ना, आपके सारे रिलेशनशिप्स हैं, वो इस अवतार के द्वारा हम समझे जाते हैं। अगर आप कभी परशुराम की कहानी
मतलब आप लोग पढ़ सकते हो, आपको समझ में आएगा कि उनकी कहानी पूरी रिलेशनशिप से रिलेटेड है। तो ये शुक्र जो है वो सारा भोग का प्लैनेट है, ऑल दी सेंसेस। शुक्र इज नथिंग, आप अपने 5 सेंसेस को अगर एक प्लैनेट में डाल सकते हो, दैट इज शुक्र। आप क्या स्मेल करते हो, क्या खाते हो, क्या फील करते हो, ऑल दी 5 सेंसेस इज बेसिकली शुक्र। इट्स अ फीमेल प्लैनेट एंड इट इज ऑल्सो अ वाटर एलिमेंट। तो 2 वाटर एलिमेंट हुए हमारे, चंद्रमा और शुक्र, और ये भी एक राजसिक प्लैनेट है। ठीक है जी। सैटर्न, कूर्मा अवतार। सैटर्न पे थोड़ा सा 5 मिनट में लेना चाहूंगा। जब समुद्र मंथन हो रहा था ना, तो जो मंद्रांचल पर्वत था उसको जब समुद्र में रखा गया और दानवों और देवताओं ने उसका मंथन शुरू किया, तो वो पत्थर टिक नहीं रहा था, वो समुद्र के अंदर जाया जा रहा था। तब श्री विष्णु ने कच्छप अवतार लिया, कूर्मा का अवतार लिया, और मंद्रांचल पर्वत उनकी पीठ पे रखा गया। इसी वजह से आप देखो सैटर्न, कूर्मा और कर्मा, दी वर्ड्स आर वेरी सिमिलर। सैटर्न इज एंटायर कार्मिक प्लैनेट। आप अपनी लाइफ में कितनी मेहनत करोगे, कितना कर्मा करोगे, ये सब सैटर्न डिसाइड करता है। और सैटर्न, लोग कहते हैं ना साढ़े साती हो रही है, आप ये रेमेडी शुरू करते हो। मेरा कहना है कि साढ़े साती होने के बाद कोई रेमेडी काम नहीं करती। साढ़े साती आने से पहले आपको अपना कर्मा ठीक करना चाहिए। साढ़े साती आने के बाद कुछ नहीं होगा। आप ये देखो, सैटर्न इज लाइक अ जज। एक बार कोर्ट में केस चला गया ना, तो उस जो आपने पाप किया है ना, उसकी सजा तो आपको भुगतनी पड़ेगी। इसीलिए सैटर्न की तैयारी पहले से शुरू कर देनी चाहिए। सर कितनी पहले में शुरू से ही, जब से आपका, देखो आपको देखो हमें तो ज्ञान अभी 6-8 महीने पहले हुआ। तो आप अपने, हम ये कर सकते हैं कि 6-8 महीने पहले से, जब से भी आदमी जागृत होता है इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, तब से वो फोकस कर सकता है। सर चले गए? नहीं, मैं यहीं पे हूँ। अच्छा चले गए। नहीं ऐसा नहीं। अच्छा, मैंने कहा कि ये जो आदमी, जैसे जो भी हम सब सहपाठी हैं, जिसको भी ज्ञान का बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त हुआ, जिस दिन से हुआ उस दिन से वो कर्म उतार सकता है। मान लो मेरी 4 महीने या 8 महीने बाद आनी है, मेरा जुपिटर राहु चल रहा है, मेरे को सचिन जी, आपको ये बचपन से पता है ना कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। ऐसा होता नहीं है ना, हम दिल्ली में पले बड़े हैं, हमें सिखाया जाता है कि झूठ नहीं बोलोगे तो आपको मार दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। आपको ये तो पता है कि किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, नहीं वो ठीक है, गलत काम नहीं करना चाहिए, बस। तो ऐसा नहीं कि we need to work together in the हाँ, corporate. आप अनजाने में जानबूझ के आपने जो मिस्टेक्स करी है ना, आपको उनका भुगतान इसी जन्म में करना है। ये एग्री हूं, लेकिन अब आपने जो स्टेटमेंट दी कि उसको सुधार लेना चाहिए, अब हम सुधार सकते हैं। माय पॉइंट इज कि अगर 10 महीने बाद मेरी शनि की दशा आ रही है, तो क्या आज भी मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट से काम करना शुरू करता हूं? इट विल हेल्प। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। जी। और मैं चाहता हूं कि आज से आप लोग इन कामों को ना करें। फॉर एग्जाम्पल, कुछ हमारी महिलाएं हैं या कुछ पुरुष भी ऐसे हैं जो 10 रुपए के लिए ऐसा नेगोशिएट करते हैं। जैसे मान लो आप किसी रिक्शे वाले पे बैठे, वो रिक्शा वाला क्या कर रहा है, अपने शरीर से आपका बोझ ढो के ले जा रहा है। वो रिक्शे वाला आपको बोलता है 20 रुपए हुआ, आप क्या बोलते हो 10 रुपए हुए। ये जो आपने 10 रुपए बचाए हैं ना, यहाँ पे आपने 10 रुपए बचाए नहीं, यहाँ पे आपने ऊपर बहुत बड़ा कार्मिक डेट ले लिया आपने। कुछ लोग क्या करते हैं, आपके घर में मेड आती है, मेड ने एक दिन छुट्टी मार ली, उसकी जो भी सैलरी है 1200 रुपए, आपने एक दिन की सैलरी उसकी काट ली। नहीं करना ये सब। आप मेड को डरा के रखो, बट राइट, आप उसको एज ए दान समझो। धूप में एक सब्जी वाला घूम रहा है, वो कहता है आलू 30 रुपए किलो, आप कहते हो नहीं, मेरे को तो सब्जी मंडी वाला रेट लगा दे 25 रुपए किलो। 5 रुपए के लिए आप उसके साथ इतनी जिग करते हो ना, ये सब शनि को पसंद नहीं है। ये सारा कैलकुलेट होके आपकी 7.5 में आता है। जब भी आपको कोई बहुत निचले तबके का व्यक्ति मिले, आप उसके साथ भगवान के लिए नेगोशिएट करना बंद कर दो। वो उसको दान समझो। अगर उसने 40 बोला ना, आप उसको 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दो। और दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, पता नहीं आप लोग जगह जगह से पढ़ रहे हो या क्या कर रहे हो, मुझे नहीं पता, पर मैं आपको एक प्रैक्टिकल रेमेडी बताता हूँ। आप अपनी गाड़ी में या अपने घर में कुछ चप्पलों की जोड़ियां रखो, स्लीपर्स। अगर आपको कोई लेबर या कोई बहुत बुजुर्ग आदमी फटे हुए चप्पल में दिखाता है ना, आप अपने हाथ से उसको चप्पल पहना दो। अगर गलती से आपका हाथ उसके पैरों में टच हो गया और उसने वो चप्पल पहन लिया, बहुत सारे कार्मिक डेट से आप आजाद हो जाते हो, बहुत सारे। और ये मैं बता रहा हूँ
मतलब मेरे पास ऐसे ऐसे केस हैं, करोड़पति लोग 7.5 में आके फंस के ऐसी मार खाई और उन्होंने चप्पल पहनाई, उनकी लाइफ बहुत बेटर होगी। मैं सच बता रहा हूँ आपको। सर ये तो दोनों ही केस में शनि उच्च या नीच दोनों हो, किसी भी स्थिति में कोई शनि फर्क नहीं व्यय पड़ता। नहीं कहते। अगर आप शनि से परेशान हो रहे हैं, आपका ऐसा टाइम चल रहा है, क्योंकि अगर मैं ये समझाने लगूंगा उच्च नीच, वो बहुत टाइम खा जाएगा। मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, अगर आपने ये समझ लिया है कि ये प्रॉब्लम शनि से आ रही है, तो आज से, जैसे सचिन जी ने क्वेश्चन पूछा कि हम कब से सुधरें, तो आज आपको कौन बोल रहा है कि सब्जी वाले से नेगोशिएट करो? आज की या कल की बात मैं बताता हूँ। धूप में एक रोजा रखा हुआ व्यक्ति साड़ी बेच रहा था, रोजा रखा हुआ व्यक्ति साड़ी बेच रहा है, कुछ औरतें उससे भी नेगोशिएट कर रही हैं। अरे यार तुम उसको जाने दो, उससे सामान मत खरीदो, बट प्लीज उससे नेगोशिएट मत करो यार, वो पूरे पानी दिन लेके आ रही भूखा हूँ, प्यासा घूम रहा है। टीवी चला ले वापस। तो यहाँ पे हमारी गलती होती है। जो निचले, शनि इज द लोएस्ट क्लास ऑफ पीपल, डोंट गिव एनी काइंड ऑफ ट्रबल टू देम, मेक देम हैप्पी। जब आपका जजमेंट का टाइम आएगा ना, शनि उन सारी चीजों को कैलकुलेट करेगा। आप हॉस्पिटल जाते हो, आपको कोई गरीब आदमी दवाई के लाइन में खड़ा हुआ दिखाई देता है, पे फॉर हिज मेडिसिन। कल को शनि जब आप बहुत बीमार पड़ोगे ना, शनि वो अकाउंट में लिख के रखेगा। शनि आपका सारा कार्मिक हिसाब रखता है। और एक बात आप हमेशा याद रखना, शनि के यहाँ इमोशन नहीं चलता, जज के यहाँ इमोशन बिल्कुल नहीं चलता। आप चाहे उसके पैरों में गिड़गिड़ाओ या कुछ भी करो, जो आपने मतलब खराब कर्म किया है उसकी सजा वो शनि आपको देता ही देता है। जीवन में 3 बार 7.5 आती है, अगर आप 90 साल जी जाते हैं तो, नहीं तो 2 बार तो 7.5 आप देखते ही है। पहली 7.5 में आपका कोई ना कोई नियर एंड डियर वन चला जाता है। आप आजमा के देख लेना कुंडलियों पे, कोई अच्छे दोस्त से लड़ाई हो जाएगी या किसी की परिवार में डेथ हो जाएगी, ये होता ही होता है। ये कमाल है शनि का। इसीलिए आज से ही, आज मेरी क्लास हो गई ना, आपको पता लग गया ना, स्टॉप मिसट्रीटिंग वेरी वेरी, मतलब जो निचले तबके के लोग हैं ना, उनको, उनके साथ छेड़छाड़ बंद कर दो। जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ छेड़छाड़ बंद कर दो, मत करो उनके साथ छेड़छाड़। वो 40 मांगता है, 50 दे दो, ये 10 रुपया दान समझ के दे दो। मैं बता रहा हूँ, जब आपकी 7.5 है, जब आपकी ढैया है, जब आपका अष्टम शनि जब लगेगा ना, उस समय आपको ये सब चीजें काम आएंगी। और नहीं तो शनि का सबसे बड़ी रेमेडी, सबसे बढ़िया रेमेडी, मेरे से कोई पूछ रहा था कि गुरुजी शनि की सबसे शानदार रेमेडी क्या है? मैंने कहा शनि की सबसे शानदार रेमेडी है कि भैया एक्सेप्टेंस कर लो। आप जेल में चले गए हो ना, अब आप जेल में जाके ये एक्सेप्टेंस कर लो कि भैया मैं जेल में रहूंगा 3.5 साल, अब जेल हो गई मेरे को। एक्सेप्टेंस से बढ़िया शनि की कोई रेमेडी नहीं, बिकॉज उसने, वो आपको नहीं छोड़ेगा। सारी दुनिया का बोझ वो अपनी पीठ पे रखता है। ये कूर्मा की कहानी है। मंदरांचल पर्वत का बोझ, दानव एक तरफ, देव एक तरफ, शनि ने किसी को नहीं छोड़ा। और शनि किसको अटैक करता है? चंद्रमा जो था वो शनि की सिस्टर को लेके भाग गया। तो शनि जो है, शनि को चंद्रमा से समस्या है। चंद्रमा क्या है? आपका मन। शनि जो है ना, वो चंद्रमा के पीछे पड़ा रहता है। शिव जी ने बहुत रिक्वेस्ट की शनि से कि शनि छोड़ दो चंद्रमा को। शनि ने बोला ना, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो शनि ने कहा ठीक है। तो 7.5 क्या होता है? 12, 1, 2, चंद्रमा से एक पहले, चंद्रमा पे, और चंद्रमा के बाद शनि के गोचर को या ट्रांजिट को 7.5 कहते हैं। चंद्रमा आपका जिस राशि में बैठा है, सपोज किसी का चंद्रमा मेष राशि में बैठा है, तो जब शनि पाइसिस मतलब 12वें नंबर की राशि से, मतलब एक पहले, 12, 1, 2, चंद्रमा से 12वें मतलब चंद्रमा से एक पहले, और चंद्रमा से दूसरे मतलब चंद्रमा से सेकंड, जब शनि का गोचर होता है, इसको 7.5 बोलते हैं। तो पहले 2.5 साल, दूसरे 2.5 साल, तीसरे 2.5 साल वो आपके तन, मन और धन पे अटैक करता है। इसको 7.5, सिंपल है। 7.5 समझ ही नहीं आती लोगों को। और 7.5 की कोई खास रेमेडी नहीं है। अगर आपके कर्म ठीक नहीं है तो भैया 7.5 में वो तोड़ेगा आपको, क्योंकि मैंने बोला ना, शनि बिल्कुल इमोशनल नहीं है। कुछ प्लैनेट इमोशनल होते हैं, कोई बात नहीं, चलो फिर सुधर जाएगा, जुपिटर है, ठीक है ना, वो चलो इसको एक चांस दे। शनि नहीं देगा चांस आपको। तो ये शनि है, ये आपके, इसीलिए आप जिस मालिक के अंडर में नौकरी करते हो, आप जिस प्रोफेशन में, आप जिस कुर्सी पे बैठते हो, उस कुर्सी पे बेईमानी मत करो। आप आज बेईमानी कर लोगे, लेकिन जब शनि का वक्त आएगा ना, वो आपको सारी बेईमानी वो रिकॉर्ड करके रखता है। दिस इज सैटर्न फॉर यू।
एंड एज आई टोल्ड यू, इट्स अ विंड एलिमेंट। ये आपका काल है। ये सैटर्न, विंड गया तो आप खत्म, ये आपको मार देता है और ये आपको बहुत लंबी लाइफ देता है। सैटर्न आपके 8th हाउस में चला जाए, आपकी लॉन्जिविटी मतलब 100 साल की हो जाती है आपको इतनी। और शनि कैसे शनि कैसे लॉन्जिविटी देता है? शनि आपको मृत्यु के लिए तरसा देता है। शनि आपको मतलब आप हाथ जोड़ लेते हो कि भगवान आज उठा ले मेरे को, अब मैं अब नहीं जी सकता, क्योंकि मैं बिस्तर पे सुसु कर रहा हूँ, बिस्तर पे पॉटी कर रहा हूँ, मैं उठ नहीं पा रहा। शनि इतनी लंबी लाइफ दे देता है आपको। बिकॉज क्यों देता है लंबी लाइफ? जब तक आपका कार्मिक डेट खत्म नहीं होता, शनि आपको जिंदा रखेगा। मैंने जब सोचा पापा सो रहे थे, ये प्लीज किसका है ये? इसीलिए हमारा जो 10th हाउस है ना, 10th हाउस से भी हम मृत्यु देखते हैं। जब तक आपके कर्म शेष हैं, आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। इसीलिए शनि को काल माना गया है। जब तक शनि परमिशन नहीं देता ना, यू कैन नॉट इवन डाई। आप बोलते हो ना कि मैं मर जाऊं तो मेरे कष्ट खत्म हो जाए, शनि आपको मारेगा ही नहीं। 15-15 साल से लोग बीमारियों से लड़ रहे हैं, ना मर रहे हैं ना ठीक हो रहे हैं, बिकॉज दे हैव सो मच कार्मिक डेट। शनि उनसे निकालता ही निकालता है। तो इसीलिए आज से भी जो चीजें आप जानते हो, जो ठीक कर सकते हो, वो कर लो। नहीं तो जब सैटर्न का टाइम आएगा तो मृत्युंजय पांडे हो या राहुल कौशिक जी हो, आलोक खंडेलवाल जी हो या स्वयं पंडित संजय रथ हो या श्री पराशर ऋषि, कोई कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि द बेस्ट रेमेडी फॉर शनि इज एक्सेप्टेंस। फिर आप एक्सेप्ट ही करो कि अब तो पिटना ही है मेरे को। सर हाँ जी, सवाल ये था, थैंक यू फॉर द ज्ञान, एक्चुअली इट्स रियली हेल्पफुल, थैंक यू। इसमें ये था कि सर मान लीजिए जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्या होता है कि जैसे जूनियर्स को या अपने सबऑर्डिनेट्स को तंग नहीं करना चाहिए, इस फंडामेंटल को मैं मानता हूँ, ठीक है सर। बट आई एम एक्सपीरियंसिंग देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी हैपनिंग डाउन द लाइन टू, बिकॉज आई एम एडमिनिस्ट्रेटर। तो मेरे अंडर में कॉन्स्पिरेसी हो रही है मुझे तंग करने के लिए और उसके लिए, तो उस केस में क्या करे जाता है? जो राइटियस है, अगर आपकी कुर्सी पे किसी की कोई, सपोज आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे हैं और आपको लगता है कि सामने वाला आदमी बेईमानी कर रहा है और आप उसको नौकरी से निकाल देते हैं, शनि कुछ नहीं बोलेगा आपको, बिकॉज यू हैव अ लाइबिलिटी टुवर्ड्स द कंपनी फॉर विच यू आर वर्किंग। यू कैन नॉट बी डिसऑनेस्ट टू द कंपनी। If you have to take some hard decisions, do take those decisions, but your decision should not be ego oriented. No, Your that is decision not, should that be should not be righteous. biased. So if your decisions are righteous, if they are not biased, no problem, don't have to be afraid of anything. Because I have felt a lot of pain in my life because of the problems of the other people's mistakes done by them, but I have मतलब मैंने बहुत पेन लिया उसकी वजह से। That is my experience, single thing. अच्छे आदमी आप इस दुनिया के लायक नहीं है, और क्या कह सकता हूँ। थोड़ा सा तो नहीं कह टफ सकता, लेकिन बनिए। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू सर। सैटर्न, आप जो भी सैटर्न से परेशान है ना, कुछ मत करो, ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, प्राणायाम शुरू कर दो। कोई नहीं बताता ये सब चीजें, क्योंकि अगर हम बड़े बड़े रेमेडी नहीं बताएंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे, जबकि सिंपल रेमेडी है। हाउ मेनी ऑफ यू आर कॉन्शियस ऑफ ईच ब्रेथ दैट यू टेक? हाउ मेनी ऑफ यू आर कॉन्शियस? सचिन जी, दिन में कितनी बार आपने सांस ली और छोड़ी, काउंट है आपके पास? काउंट नहीं है सर, लेकिन आई एम टेकिंग केयर ऑफ इट। द बिगेस्ट मेडिटेशन इन दिस वर्ल्ड इज कीपिंग अ चेक ऑन योर ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। हमको पता ही नहीं होता, मैं जब से आपसे बात कर रहा हूं मेरे को एक बार भी रियलाइज नहीं हुआ कि मैंने सांस लिया। सबसे बड़ा दुनिया का मेडिटेशन यही है, कुछ नहीं करना आपको, just be conscious of your breath. When I say being conscious about your breath, I am saying be conscious that you are alive in this world. हमें पता ही नहीं कि हम जीवित हैं, सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, जा रही है, बाहर। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि जब सांस अंदर जाए तो वो आपसे पूछ के अंदर जाए, जब बाहर निकले तो आपसे पूछ के। आप ये एक्सरसाइज 15 दिन करके देखो, ये माइंड जो आपका ब्लॉक है ना, ये ओपन हो जाएगा। आपको जब जुकाम लगता है ना, आप देखते हो ना यहाँ पे पूरा कचरा हो गया है, जैसे जुकाम ठीक होता है यू फील लाइट। यू डू दिस एक्सरसाइज फॉर 15 days। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, आई एम टेलिंग। मेरे सुनने में बड़ा इजी लग रहा होगा, बट आप जस्ट मेक श्योर दैट एवरी ब्रेथ जो अंदर जाए ना, आपको पूछ के जाए। विशाल जी, मे आई कम इन? आप बोलो यस, कम इन। सचिन जी, मे आई गो आउट? यस, गो आउट। द डे यू स्टार्ट डूइंग दिस, 15 दिन मेरे को देना, यू गिव मी अ कॉल,
आपकी लाइफ बदल जाएगी, बिकॉज योर मेंटल कैपेबिलिटी विल इंप्रूव 100 टाइम्स। आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। खराब समय क्या होता है और अच्छा समय क्या होता है? अच्छे समय में आपका दिमाग चलता है, खराब समय में दिमाग चलना बंद हो जाता है। बस यही अंतर होता है और कोई अंतर नहीं होता। जो प्रॉब्लम आप सुलझा लेते थे अच्छे समय में, तो आपको कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आती थी। खराब समय में आप उसी प्रॉब्लम को सुलझा नहीं पाते। तो इसीलिए जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, सॉरी दलित इज रॉन्ग वर्ड, जो पीड़ित हैं, जो गरीब हैं, आप उनको मत परेशान करो। आपके घर में जो पेंटर आ रहा है, मतलब कुरान में एक बहुत एक अच्छा शब्द लिखा हुआ है कि मजदूर का मेहनताना उसका पसीना सूखने से पहले दे देना चाहिए। ये लाइन बिल्कुल सैटर्न पे फिट होती है। अगर आपके यहाँ कोई पेंटर आया हुआ पेंट करके चला गया और आप उसके पैसे आज ले लेना, कल ले लेना, लिख रहा है नोटबुक में, लिखा जा रहा है सैटर्न के। सो बिफोर दिस स्वेट, पसीना सूखे उससे पहले आप उसका मेहनताना दे दो। कोई टेंशन वाली बात नहीं, 7.5 आराम से निकलेगा। चलिए जी, राहु हमने पढ़ ही लिया। दुनिया में जितनी माया है दैट इज ऑल राहु, जितना ऑब्सेशन है दैट इज ऑल राहु। राहु इज अगेन एयर एलिमेंट एंड राहु इज अगेन तामसिक प्लैनेट। केतु हमने पढ़ लिया, केतु इज मोक्ष। ऑल काइंड्स ऑफ डिटैचमेंट इज केतु। केतु इज हेडलेस, बिल्कुल बुद्धि नहीं है केतु की। केतु मंगल एक जैसे होते हैं। कुजवत केतु, कुजवत कुछ बोलते हैं मंगल को, कुजवत केतु, शनिवत राहु। मंगल केतु एक जैसे एलिमेंट है, शनि और राहु एक जैसे एलिमेंट है। शनि क्या है? एयर एलिमेंट है, राहु एयर एलिमेंट है, केतु मंगल फायर एलिमेंट है। ठीक है जी, क्लियर? यहां तक कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब लेट्स डिस्कस अबाउट हाउसेस। ओके, एक सेकंड। ये सबको दिख रहा है फर्स्ट हाउस? जो लोग पहली बार कुंडली देख रहे हैं, मैं उनको समझा दूं कि हमारा ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ इसको कुंडली चक्र बोलते हैं। इसमें ये फर्स्ट हाउस होता है, ठीक है? और हम एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में काउंट करना शुरू करते हैं। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये 12 घर हमारे जीवन के अलग अलग डायमेंशंस को दिखाते हैं। हमारी लाइफ में जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरी कहानी पराशर ऋषि ने इन 12 घरों में डाल दी है। ठीक है? ये आप जो एक देख रहे हो ना, ये बेसिकली इनमें राशि रहती है। किसी के इस फर्स्ट हाउस में 4 लिखा होगा, किसी के फर्स्ट हाउस में 3 लिखा होगा, किसी के में 11 लिखा होगा, किसी के में 12 लिखा होगा। वो डिनोट करता है कि फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि आके बैठी है। ये जो कुंडली होती है ना, जिसमें फर्स्ट हाउस में मेष राशि बैठती है, इसको हम बोलते हैं काल पुरुष की कुंडली। काल पुरुष मतलब जब ईश्वर की कुंडली बनी होगी तो वो ऐसी ही बनी होगी, जिसमें फर्स्ट हाउस में मेष राशि, दूसरे हाउस में वृषभ राशि, तीसरे हाउस में मिथुन, कर्क, लियो, क्या है, वर्गो, तुला, ये सारी राशियां एज इट इज होती हैं। तो ये हमारा फर्स्ट हाउस है और ये हमारा 12th हाउस है। हमारी पूरी लाइफ की जर्नी इन 12 घरों में होती है। तो अब मैं आपको छोटी सी स्टोरी के द्वारा मैं आपको ये 12 के 12 घर बहुत जल्दी से समझा दूंगा। उसके बाद वी विल कम टू सम स्पेसिफिक हाउसेस। ठीक है जी? ये आपका लग्न होता है, इसको लग्न बोलते हैं। लग्न का मतलब होता है कि जिसमें आपका जन्म होता है। सपोज 12:10 पे आपका जन्म हुआ, तो ईस्टर्न होराइजन पे पूर्व दिशा में एक राशि उदय हो रही थी। उस राशि को यहाँ पे हम लिख देते हैं और आपको बोल देते हैं कि आपका लग्न कर्क राशि का है। फॉर एग्जाम्पल, ये 1 का मतलब होता है एरीज, मेष राशि। तो हम मान लेते हैं कि जिस समय ये जातक या ये नेटिव पैदा हुआ, उस समय पूर्व दिशा में मेष राशि उदय हो रही थी। इसीलिए हमने फर्स्ट हाउस में क्या लिख दिया? 1 नंबर, मेष राशि। क्लियर है? यहाँ पे ये लग्न होता है। अब लग्न क्या होता है? ये यहाँ पे आप पैदा होते हो। ठीक है? अब उससे पहले जो लोग ज्योतिष जानते हैं,
आप लोग प्लीज चैट में लिख के बताइएगा आपको क्या लगता है जब पराशर ऋषि हाउसेस बना रहे थे तो इन 12 हाउस में से सबसे पहले हाउस कौन सा क्रिएट किया होगा पराशर ऋषि ने? विच इज द फर्स्ट हाउस विच पराशर ऋषि वुड हैव क्रिएटेड, या विच इज द फर्स्ट हाउस जो आपके हिसाब से पहला हाउस होना चाहिए? 12 सर। 12th हाउस, यस। वेरी गुड। और कोई आंसर? 8th हाउस। 8th हाउस, वेरी गुड। और कोई? देन फर्स्ट हाउस। पहले 12th हाउस, 8th हाउस, फिर 8th फर्स्ट हाउस, ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहता है? नहीं, ओके। आप ध्यान से समझना मेरी बात को। आपके जन्म से पहले आपके माँ बाप की शादी होती है, करेक्ट? जब तक आपके माँ बाप नहीं चुने जाएंगे, आप कहां से चुन लिए जाएंगे? तो सबसे पहले जो हाउस पराशर ऋषि ने बनाया वो था 9th हाउस। आपकी जो डीएनए है, आपका जो लेगेसी है, आपका जो धर्म है, आपका जो संस्कार है, आपकी जो सरनेम है, आप कोई गोस्वामी है, कोई सल्वन है, कोई कुमार है, कोई पांडे है, ये सब 9th हाउस से आता है। द फर्स्ट हाउस दैट वाज क्रिएटेड बाय पराशर वाज 9th हाउस। आपके जन्म से पहले आपके पिता का निर्धारण होता है। सही है, गलत है? सही है। तो कैसे 12th हाउस और कैसे 8th हाउस और कैसे 10th हाउस होगा? The first house is 9th house because this is your dharma, this is your भाग्य, this is your father। हम क्या कहते हैं कि आपके जन्म से पहले आपका भाग्य निर्धारित होता है। तो जो पहला हाउस हमारी कुंडली में पराशर ऋषि ने बनाया होगा दैट इज 9th हाउस। इसके बाद ये 9th हाउस है, इसके बाद आप जन्म लेते हो, आपके माँ बाप का निर्धारण होता है, फिर आपका जन्म होता है, और उसके बाद हम 5th हाउस में आते हैं। 5th हाउस कौन सा हाउस है? जहां पे आपकी संतान होती है। तो ये क्या है? पास्ट, प्रेजेंट और ये फ्यूचर है। ठीक है जी, क्लियर है? अब हम एक एक करके शुरू करते हैं। आपने फर्स्ट, संजय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर। ओके, ठीक है। आपने यहां पे जन्म लिया, दिस इज द फर्स्ट हाउस। ये आपकी बुद्धि है, आपकी बॉडी का सबसे पहला जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, दिस इज योर ब्रेन, ये बुद्धि, ये आपका माइंड है, ये आपका शरीर है। यहाँ पे आपने जन्म लिया है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है, आपको कौन सी चीजें डिसलाइक है, क्या है, ये सब आपका लग्न है। उसके बाद क्या होता है? आप थोड़े से और बड़े होते हैं, ठीक है ना? बड़े होते ही सबसे पहले क्या बोलते हैं आप? आपको दूध पीने की इच्छा होती है, ठीक होती है कि नहीं होती है? बच्चा जैसे ही पैदा होता है, कुछ मतलब द इमीडिएट थिंग दैट ही डज इज ही नीड्स मिल्क। तो ये जो सेकंड हाउस है, ये आपका ये मुंह है, दिस इज द स्पीच, दिस इज द टेस्ट। ये आपको सेकंड हाउस में आपको सबसे पहले अन्न की आवश्यकता, अन्न मतलब मिल्क जो भी आप लेते हो। फिर जब आप थोड़े और बड़े होते हो तो आप थर्ड हाउस में आते हो। थर्ड हाउस का मतलब आप क्या करते हो? थोड़ा सा कम्युनिकेशन शुरू करते हो, माँ बोलना शुरू करते हो, और क्या करते हो? आप अपने घुटनों पे और हाथों पे चलना शुरू करते हो। तो ये आपका पुरुषार्थ का हाउस है, यहाँ से हम आपके हाथ और कंधे देखते हैं, ठीक है? 4th हाउस में जब आप आते हो, यहाँ पे आपको समझ में आता है कि ये मेरी माँ है। आपको रियलाइज होना शुरू होता है कि ये मेरी माँ की गोद है। आप रोते हो, माँ आपको गोद में उठा लेती है। यहाँ से आपको शुद्धता समझ में आती है। इससे पहले क्या होता है? आप सब कुछ बिस्तर पे कर रहे होते हो। थोड़े से आप बड़े होते हो तो आपको समझ में आता है कि नहीं नहीं नहीं, बिस्तर पे नहीं करना है, वॉशरूम में जाके करना है। ये माँ का और ये शुद्धता का घर है। आपको जब माँ रियलाइज हो जाती है ना, थोड़े आप और बड़े होते हो ना, तो आपको क्रिएटिविटी समझ में आती है। आप खिलौनों से खेलना शुरू करते हो। आपको ये समझ में आता है कि इसको ऐसे तोड़ा, ऐसे मरोड़ा जा सकता है, ठीक है? आप थोड़े और बड़े होते हो ना, तो ये 6th हाउस में आप पहुंचते हो। 6th हाउस क्या है? 6th हाउस इज ऑल अबाउट कॉम्पिटिशन। 6th हाउस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रगल्स। आपको ये समझ में आता है कि मैं ये इसकी पेंसिल मेरे से अच्छी कैसे, इसकी बुक मेरे से अच्छी कैसे, ये मेरे से अच्छा कैसे, ये 6th हाउस में आपको समझ में आता है। यू स्टार्ट बिलीविंग इन कॉम्पिटिशन, ठीक है? 7th हाउस, जब आप और बड़े हो जाते हो तो आपको स्त्री और पुरुष में भेद समझ में आता है। लड़के को
लड़की समझ में आती है और लड़की को लड़का समझ में, ये आपका मैरिज का, पार्टनरशिप का ये हाउस है, मतलब जहां पे आपके सेक्सुअल डिजायर्स डेवलप होती है कि अच्छा वो लड़का है, जैसे 10-12 साल के, जब 13 साल के होते हैं तो हमको सेक्स समझ में आता है कि अच्छा मैं लड़कियों के साथ नहीं बैठूंगा या मैं लड़कों के साथ नहीं बैठूंगा। उसके बाद आप 8th हाउस में आते हो, जब आप थोड़े और बड़े होते हो ना, तो अब आप क्या करते हो, आप थोड़े से सीक्रेटिव होने शुरू हो जाते हो। आप थोड़े से जवान हो गए हो ना, तो 8th हाउस इज आपके सीक्रेट्स, आप चीजों को छुपाने लग जाते हो। फिर आप आते हो 9th हाउस में। 9th हाउस में क्या होता है कि आपको धर्म समझ में आता है, आपको थोड़ा सा रिलीजन समझ में आता है जब आप थोड़े और बड़े हो जाते हो। 9th के बाद आप आते हो 10th हाउस में। 10th हाउस में आके आपको ये चिंता सताने लग जाती है कि मैं करूंगा क्या। तो यहाँ पे आप एक कर्मा डेवलप करते हो। कोई आईएएस बन जाता है, कोई आर्मी में जाता है, कोई जॉब करता है, कोई नौकरी करता है। ये यहाँ पे आप 10th हाउस इज ऑल अबाउट योर कर्मा। आप अपने बारे में सोचने लगते हो कि मेरे पे इतना पैसा हो, इतना रुपया हो। 11th हाउस क्या है, जब आप कर्मा करते हो तो फिर आपको गेन्स होते हैं, आपके अंदर डिजायर होते हैं। जब आप नौकरी करते हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो, आप नौकरी करने के बाद आप एक सोचते हो कि एक घर ले लूं, मैं एक कार ले लूं, एक गाड़ी ले लूं। तो 11th हाउस में आपकी सारी डिजायर्स और गेन्स आती हैं। 11th हाउस में आपके सोशल सर्कल भी आते हैं। और ये सारा खेल 12th हाउस में आके, आप फर्स्ट हाउस से शुरू हुए और 12th हाउस तक आके आप थक जाते हो, तो 12th हाउस में आपको नींद प्राप्त होती है। 12th हाउस इज योर बेडरूम। जो जो काम आप बेडरूम में करते हो, सोने का और भी जो अन्य काम आप करते हो, वो सब 12th हाउस में आता है। 12th हाउस में आके आप रीजुविनेट होते हो, तभी तो रात को सोते हो। आप कितने भी थके हुए आते हो, यू डोंट नीड फूड, यू नीड रेस्ट। दिस इज द हाउस वेयर यू रेस्ट। सो लाइफ का ये अंत माना जाता है या मोक्ष माना जाता है। ये हमारी लाइफ की बेसिकली जर्नी होती है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, बट बाकी मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट हाउस इज योर बॉडी, माइंड एंड फिजिक। सेकेंड हाउस इज योर फैमिली, मनी, स्पीच। थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स, अट्रैक्शन, इनिशिएशन, शॉर्ट ट्रेवल्स इज योर थर्ड हाउस। फोर्थ हाउस मदर से रिलेटेड जितनी चीजें, इनफैक्ट आपकी जो मदर लैंड है ना, वो भी फोर्थ हाउस है। आपका अपना देश फोर्थ हाउस है। तो जैसे हम कुंडली में ढूंढते हैं ना कि कोई विदेश कैसे जाएगा, कोई 12th हाउस देखता है, कोई राहु देखता है। मैं सबसे पहले फोर्थ हाउस को देखता हूँ। अगर फोर्थ हाउस खराब है, इसका मतलब है कि ये आदमी अपने देश में ज्यादा नहीं रहेगा या अपनी माँ के पास ज्यादा नहीं रहेगा। तो द फर्स्ट इंडिकेशन इन द चार्ट शुड बी फोर्थ हाउस का पीड़ित होना। ये फोर्थ हाउस इज पीड़ित, आप डेफिनेटली बाहर जाना चाह रहे हो, बिकॉज घर पे तो आपका कुछ सिस्टम बन ही नहीं रहा है। फिर आपका फिफ्थ हाउस आता है। फिफ्थ हाउस इज योर चिल्ड्रन, योर नॉलेज, योर पास्ट कर्मा, पूर्व पुण्य इसको बोलते हैं। सिक्स्थ हाउस में आपके षड रिपुएं आती हैं। छह हमारे जो वीकनेसेस हैं, काम, क्रोध, मोह, मद, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर्य, ये हमारी 6 वीकनेस 6th हाउस में आती हैं। ये हमारी साधना का भी घर होता है। और जो हमारी 3 वो होती हैं रोग, ऋतु और ऋण। रोग मतलब हमारी बीमारियां, शत्रु, और जो हम कर्जे लेते हैं। हाँ, कर्जे 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 देखो, ये 9th हाउस है, ठीक है ना। आप एक कुंडली ड्रॉ कर सकते हो सब लोग पेपर पे। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ। सबने ड्रॉ कर लिया? आप ब्लैंक कुंडली ड्रॉ कर लो अपने पेपर पे, एक बिल्कुल ब्लैंक। जस्ट ड्रॉ ब्लैंक कुंडली। ठीक है। अब 9th हाउस से ना आप 6th हाउस तक गिनना शुरू करो। 9th को 1 मानो, 9, 10, 9 से गिनना शुरू करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 9 से हम 6 तक गिनते हैं तो कहां आते हैं? 10th आते हैं 6th पे, ठीक है। 9th हाउस से 10वां है 6th। ये क्लियर है सबको? आप लोग जो भी बात कर रहे हैं, क्लियर है क्लियर है? क्लियर आप है लोग सर, अनम्यूट क्लियर कर है। सकते हैं, ठीक है। 9th हाउस कौन होता है? आपके पिता। 10th हाउस कौन होता है? आपके पिता के कर्म। भाई 9th से 10th का मतलब क्या है? आपके फादर के कर्म। 10th हाउस हम जानते हैं ना कर्मा का होता है।
तो 9th से 10th का मतलब क्या है? आपके पिता द्वारा किए हुए कर्म कहां पे आ रहे हैं? 6th हाउस में। इसीलिए इसको लोन का घर कहा गया है। आपके पिता का भी जो कर्जा है ना, वो भी आपको चुकाना है, इसीलिए यहाँ पे लोन आता है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं भावत भावम। एक भाव से दूसरे भाव तक की यात्रा को हम भावत भावम बोलते हैं। देखो कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। 9th से 10th मतलब मेरे पिताजी ने भी जो कर्म किए ना, उनका मुझे फल भुगतना है, वो मेरे लिए कर्जा है। इसीलिए जब 6th हाउस बहुत पीड़ित होता है ना, तो हम क्या बोलते हैं कि इस आदमी के ऊपर पास्ट लाइफ का बहुत सारा बर्डन है, इसीलिए इसको लोन का हाउस माना गया है। ठीक है, चलिए अब कुछ खास हाउसेस की मैं बात कर लेता हूं। मैं आज बात करता हूं 8th हाउस की। आप लोग ये बाकी के हाउसेस आप लोग सब जानते हो, मैं आज सिर्फ कुछ एक खास हाउसेस की बात करता हूं। ठीक है, 8th हाउस से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5th हाउस क्या होता है। 5th हाउस हमारी कुंडली का एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। 5th हाउस हमारा चित्त होता है। आप समझते हैं चित्त क्या होता है? एक वो लड़की जो मुझे कॉलेज में पसंद आई थी 25 साल पहले, मैं आज तक उस लड़की को भूल नहीं पाया। मेरी शादी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं एक वैसे आपको स्टोरी सुना रहा हूँ। मैं शादीशुदा हो गया, मेरे बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, पर एक वो लड़की जो मुझे कॉलेज में पसंद आई थी, उसने मेरे चित्त पे ऐसा प्रभाव डाला कि मैं आज तक उसको नहीं भूल पाया। या और आसान भाषा में कहें कि हम किसी के घर गए थे, वहां पे किसी ने कढ़ी चावल खिलाए थे 20 साल पहले, यार वो कढ़ी चावल ना आज तक मुझे दोबारा नहीं मिले। वो कहां पे अंकित हो गया? वो कढ़ी चावल आपके चित्त पे अंकित हो गया। तो चित्त क्या है? आपका 5th हाउस है। ये जितना आप इंटेलिजेंस बात कर रहे हो ना, दैट इज ऑल 5th हाउस। ये आपके अंदर का चित्त है। आप एक्चुअली में अंदर से कैसे होना, ये आपका चित्त बताता है। अगर किसी के 5th हाउस में सैटर्न बैठा है, मैं उसको लिख के दे सकता हूं, वो आदमी पूरी दुनिया से डिसअपॉइंटेड रहेगा। वो आदमी पूरी दुनिया की बुराई करता रहेगा। आप ऐसे चार्ट्स लगा के देख लेना। अगर 5th हाउस पे सैटर्न बैठा है या सैटर्न का एस्पेक्ट है, अगर ऐसा व्यक्ति कुछ बोलेगा भी ना, तो सिर्फ वो बुराई की बात करेगा, उसको हर किसी में बुराई। बिकॉज उसके चित्त पे कौन हावी हो गया है? सैटर्न हावी हो गया। आप समझो 5th हाउस इज सो इंपॉर्टेंट। 5th हाउस इज अ ब्यूटिफुल हाउस। आपकी पूरी लाइफ का थॉट प्रोसेस इज 5th हाउस। तो हमारा चित्त है। अच्छा, ये हाउस हमारा प्यार भी है। यहाँ से हम रोमांस भी देखते हैं। क्यों देखते हैं यहाँ से रोमांस? हमारे जीवन की सबसे प्यारी चीज क्या होती है? आपकी क्रिएशन। भाई ये ड्राइंग मैंने बनाई है, ठीक है ना, मेरी क्रिएटिविटी इज द मोस्ट बिलवेड थिंग। आपकी सबसे खूबसूरत क्रिएटिविटी क्या है गोस्वामी जी? आपका बच्चा, संतान। संतान योर संतान चाइल्ड। इसीलिए इस हाउस से हम चाइल्ड देखते हैं। ये दिस इज आवर, ये मेरी क्रिएटिविटी है। तो मेरे चित्त को, मेरा चित्त कैसा होगा? मैं एक आदमी को आप कहीं भी बिठा लो, वो आदमी डिसअपॉइंटेड, दुखी रहता है। अरे यार क्यों दुखी हो? अरे मेरी शक्ल ही ऐसी है। शक्ल ऐसी नहीं है, तुम्हारे चित्त पे किसी नेगेटिव प्लैनेट का इंपैक्ट है। किसी के चार्ट में भी अगर आपको उसको डीपली समझना हो ना, तो आपको उसका चित्त देखना चाहिए। ये मनोवृत्ति है, ये इंटेलेक्ट है आदमी का। ये आपका, आपकी जो पूरी लाइफ है ना, ये आपका फ्यूचर है। क्यों फ्यूचर है? क्योंकि यहां से हम बच्चा देखते हैं। आपकी पूरी लाइफ इसी हाउस पे डिपेंड करती है। आप किसके लिए जिंदगी जी रहे हो? व्हाई डू यू गेट मैरिड? व्हाई डू यू डू योर जॉब? 5th हाउस के लिए। बिकॉज इसमें आपके बच्चे भी आते हैं। और 5th हाउस और क्या है, कौन बताएगा? हम क्यों नौकरी करते हैं? पापी पेट के लिए। पापी पेट के लिए। 5th हाउस इज ऑल्सो योर स्टमक। योर एंटायर लाइफ इज रनिंग बिहाइंड स्टमक। अभी ब्रेकफास्ट खाया नहीं कि लंच की चिंता, लंच खाया नहीं कि डिनर की चिंता। ये वो 5th हाउस। कितनी चीजें, मतलब पराशर ऋषि ने इतना ब्यूटीफुली इसको डिजाइन किया है। आप अपने फ्यूचर के लिए, आपका फ्यूचर कौन है? आपका बच्चा है। आप बोलते हो ना कि यार बच्चों के लिए कुछ कमा के चला जाऊं।
आदमी टर्म इंश्योरेंस लेता है, क्यों लेता है? मेरे मरने के बाद right, right. मेरे बच्चों को क्या मिलेगा? तो आपका पूरा जीवन फिफ्थ हाउस पे डिपेंड करता है। फिफ्थ हाउस हमारा मंत्र भाव है, यहां से हम मंत्र करते हैं। क्यों करते हैं मंत्र? बिकॉज मंत्र इज डायरेक्टली लिंक टू आवर चित्त। मंत्र से क्या होता है? चित्त की शुद्धि होती है। इसीलिए फिफ्थ हाउस से हम क्या बोलते हैं? ये हमारा चैंटिंग का हाउस भी है, यहां से हम चैंटिंग करते हैं। दिस इज आवर हाउस ऑफ मंत्र। तो कहां से फिफ्थ है? ये लग्न से फिफ्थ है कि नहीं है? तो जब हम फिफ्थ हाउस में चैंटिंग करेंगे तो प्योरिटी कहां पे आ रही है? क्या चीज प्योर हो रही है? आपका लग्न प्योर हो रहा है, आपकी बुद्धि प्योर हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? तो हाँ सर। किसी भी हाउस से फिफ्थ हाउस उसका मंत्र भाव होता है। तो फिफ्थ हाउस में हम मतलब आप अपने आप को अगर शुद्ध करना चाहते हो ना, अगर अपने चित्त को सही करना चाहते हो, और फिफ्थ हाउस आपका ना ऑटोमेटिक देवता है। फिफ्थ हाउस में जो प्लैनेट बैठा है ना, आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, आप सिंपली उसकी पूजा शुरू कर दो। वो डायरेक्टली आपकी कुंडली में आया ही इसीलिए है कि वो दर जन्म आप उस प्लैनेट को लेके ढो रहे हो। सर प्लैनेट ना हो तो हम उसके लॉर्ड की पूजा कर सकते हैं? मैं आता हूं उसके पहले एक बार थोड़ा सा मेरे को एक बार, अगर किसी के फिफ्थ हाउस में चंद्रमा बैठ गया ना, तो वो कृष्ण की पूजा जन्मांतर से करता हुआ आ रहा है। फिफ्थ हाउस इज योर ऑटोमेटिक लॉर्ड। आप उस लॉर्ड की प्रार्थना शुरू कर दो। जो भी प्लैनेट है, इस पे प्लैनेट है, लॉर्ड है, जैसे भी आप वो कर सकते हो। फिफ्थ हाउस में जो प्लैनेट बैठा है या जो उस पर दृष्टि डाल रहा है या जो उसका लॉर्ड है, वो उसका मंत्र आपको करना चाहिए। और अब फोर्थ हाउस हम सब जानते हैं ना, हमारे सुख का हाउस होता है। जानते कि नहीं जानते? फोर्थ हाउस लिखा है ना, लग्जरी लिखा है ना। सारे सुख हमको फोर्थ हाउस में मिलते हैं। क्यों? सबसे बड़ा सुख क्या है? माँ की गोद, है कि नहीं है? आपको करोड़पति भी हो ना, उस आदमी को भी, नरेंद्र मोदी जी भी अपनी माँ की गोद में जाके या माँ के हाथ से खाना खा के बहुत सुखी महसूस करते हैं। दुनिया में माँ की गोद से बड़ा कोई सुख नहीं। लग्न का सुख कहाँ पे है? अपने से चौथे। वो चौथा कहाँ है? फोर्थ हाउस। फिफ्थ हाउस का सुख कहाँ पे है? फिफ्थ से काउंट करो एक बार। आपने कुंडली बनाई है ना, फिफ्थ से काउंट करो, फोर्थ कहाँ आता है? काउंट करो, फिफ्थ से 4 काउंट करो। 1 2 3 4, 8th हाउस। फिफ्थ हाउस का सुख कहाँ पे है? 8th हाउस। अब इसका डीप मतलब क्या है? फिफ्थ हाउस इज योर स्टमक, 8th हाउस इज योर प्लेस वेर योर मतलब जो सुबह आप फ्रेश होते हो ना, दैट इज 8th हाउस, जहां आप मल मूत्र का त्याग करते हो। आप एक दिन कॉन्स्टिपेटेड हो जाओ, उस दिन आपके पेट की और आपके लाइफ की हालत खराब हो जाती है। तो पेट का सुख हमारा 8th हाउस इज ऑल योर कचरा जो भी आपका निकल रहा है ना, दैट इज ऑल कमिंग आउट ऑफ योर 8th हाउस। और फोर्थ से गिनो, 8th कहां पे आता है? गिनो आप लोग, करो, काउंट करो अपने चार्ट में। 1 2 3 4 5 कहां पे आता है? 11th हाउस। हाँ 11th। नहीं, फोर्थ से गिनो, फोर्थ से 5 गिनो। फोर्थ हाउस से 5 गिनो। 1 2 3 4 5 कहां पे आया? हाउस में। 8th हाउस में। 8th हाउस। फोर्थ हाउस से हम अगर 5 हाउस गिनेंगे तो हम कहां पे आएंगे? 8th हाउस। इसका मतलब क्या है? फोर्थ हाउस इज योर शुद्धि। और शुद्धि, अगर आप 8th हाउस का मंत्र कर रहे हो तो आपकी शुद्धि कहां हो रही है? फोर्थ हाउस में। आपकी शुद्धि के लिए क्या है? 8th हाउस जिम्मेदार है। बिकॉज हमने बोला ना कि लग्न की शुद्धि 5th हाउस में हो रही है, तो फोर्थ हाउस की शुद्धि कहां हो रही है? 8th हाउस में हो रही है। इसीलिए जब आप कोई भी अष्टाक्षरी मंत्र करते हो, 8 अक्षरों का मंत्र, कौन सा मंत्र है? बड़ा सिंपल, 8 अक्षरों का। ओम नमः भगवते, ओम नमो नारायण। ये काउंट करो, 8 अक्षरी मंत्र है।
जब भी आप 8 अक्षरी मंत्र करोगे तो ये किससे पांचवा है? चौथे हाउस से पांचवा है, मतलब आपकी शुद्धता बढ़ेगी। 4th हाउस इज योर प्योरिटी, और 8th हाउस क्या है? हमारा जितना भी कचरा है सब 8th हाउस से निकलता है। दिस इज योर लॉन्जिविटी हाउस। अच्छा, 8th हाउस की बात करते हैं। आप ये देख रहे हो, यहीं पे लॉन्जिविटी भी लिखा है, यहीं पे डेथ भी लिखा हुआ है। ये दोनों गलत नहीं है? आपको गलत नहीं लग रहा है? ये विरोधाभासी नहीं लग रहा है आपको? यहीं पे उम्र भी और यहीं पे मृत्यु भी, ये कैसे हो गया? किसी को लग रहा है ये ऑपोजिट, या सबको लग रहा है ठीक लिखा हुआ है? चलिए, जहां पे हमारा, यस मैम, लॉन्जेविटी आयु और मृत्यु, यहाँ से आयु देखी जाती है, और डेथ लिखा हुआ है वो When you are एक दूसरे का पर्यायवाची तो है। you die. वेरी गुड। जहां से आपको आयु प्राप्त होगी ना, आपकी मृत्यु भी वहीं पे होगी। यही से प्राप्त हुई। बहुत सिंपल सी बात। जिस सांस के लेने से आप जीवित रहते हो ना, उसी सांस के बंद होने से आपकी मृत्यु होती है। तो दिस 8th हाउस इज योर मृत्यु का घर, ठीक है? यहां से आपको अपनी मृत्यु, बेसिकली क्या है, 8th हाउस हम बोलते हैं निज दोष। हमारे खुद के किए हुए कामों की सजा हमें 8th हाउस में मिलती है, इसीलिए हम इसको क्या रखते हैं, बहुत सीक्रेट रखते हैं। आप देखना, 8th लॉर्ड जिस भी घर में बैठ जाता है, सपोज 8th लॉर्ड, लॉर्ड समझते हो ना आप लोग? यहाँ पे जो राशि लिखी होती है उसके मालिक को हम लॉर्ड बोलते हैं। तो सपोज 8th लॉर्ड उठ के 5th में बैठ गया, इसका क्या मतलब है कि मेरे निज दोष कहां जाके बैठ गए, 5वें घर में। इसका मतलब 8th हाउस मेरे निज दोष का है, इसीलिए मैं यहाँ पे सीक्रेट रखता हूँ। दीज आर माई पर्सनल प्रॉब्लम्स, दैट इज वाई आई कीप दिस एज माई सीक्रेट। तो 8th लॉर्ड उठ के जहां भी जाता है ना, आई कीप दोस थिंग्स एज माई सीक्रेट। सो सपोजिंगली 8th लॉर्ड उठ के 5th में चला गया, पीपल वुड कीप देयर चिल्ड्रन एज देयर सीक्रेट। अपने बच्चों के बारे में दे विल नॉट रिवील। 8th लॉर्ड उठ के 2nd हाउस में चला गया, किसके बारे में दे विल कीप अ सीक्रेट? अबाउट देयर मनी, वेल्थ, फैमिली आल्सो, एंड फैमिली आल्सो। आप कहीं से पूछते हो ना, 8th लॉर्ड 9th में चला गया, मतलब द पर्सन विल कीप सीक्रेट अबाउट हिज धर्मा और अबाउट हिज फादर। 8th लॉर्ड 11th में चला गया, मतलब दिस पर्सन विल कीप सीक्रेसी अबाउट हिज सोशल सर्कल, अबाउट हिज डिजायर्स। आप उसके गेम्स कभी नहीं समझ पाओगे। सबसे कॉमन बताता हूं, 8th लॉर्ड 3rd में गया तो क्या प्रिडिक्शन बनेगी? 8th लॉर्ड 3rd में गया तो क्या प्रिडिक्शन बनेगी? अपने अट्रैक्शन को सीक्रेट रखेगा। वेरी गुड, कितना सिंपल है। प्लस 8th हाउस क्या है ना, 8th और 3rd का, जब भी 3rd हाउस इज हमारा, मतलब जितनी हमें सेक्सुअल वो होती है ना, अर्ज होती है, दैट इज ऑल 8th हाउस। इसको मैथुन भाव बोला जाता है। 8th लॉर्ड और 3rd का जब संबंध होता है ना, आदमी अपने सेक्सुअल रिलेशंस को बहुत सीक्रेट रखता है, बहुत ज्यादा सीक्रेट रखता है। 8th और 3rd का जब भी लिंक होगा ना, आदमी अपने मतलब अफेयर्स में सीक्रेसी रखेगा। ऑल्सो 3rd हाउस इज ट्रैवल ऑल्सो। जब 8th और 3rd का संबंध बनेगा ना, अपने ट्रैवल्स को सीक्रेट रखेगा। कहाँ गए थे? मैं तो तिरुपति बालाजी गया था। आप पासपोर्ट उठा के देखो, थाईलैंड का ठप्पा मिलेगा। हाँ, ऐसा होता है। एंड ऑल्सो 3rd हाउस इज योर डॉक्यूमेंटेशन। When 8th house is linked to 3rd house, you will never show your documents to others. आप किसी को बोलते हो ना, यार अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखा, अरे छोड़ना, बिकॉज उसमें डेट ऑफ बर्थ ही गलत लिखा होगा, कुछ ना कुछ फॉर्जरी हो। वेरी सिंपल। अब हम अगर एक तो 10th में चला गया क्या होगा? आप देखो, 10th हाउस इज योर व्हाट, करियर, प्रोफेशन। आप अपना प्रोफेशन कभी खुल के नहीं बताओगे किसी को। कोई रॉ का एजेंट है, कोई सीबीआई में है, आप उससे पूछो क्या काम करते हो, वो लोग आप वो मैं एक मल्टीनेशनल में काम करता हूँ। तो यू विल ऑलवेज कीप सीक्रेट वेयर एवर 8th हाउस इज लिंक्ड। सर आपने क्या बताया, 8th हाउस 3rd में गया तो क्या होगा? ये सारी चीजें, आप ये एफर्ट्स, अट्रैक्शन, इनिशिएशन, आप
8th हाउस थर्ड में, मतलब आप कोई नया काम स्टार्ट करोगे ना, बहुत सीक्रेटली करोगे आप उसको। सर अगर उल्टा होगा तो थर्ड का 8th में जाएगा तो? अब ऐसे तो आप लोग भी अपना दिमाग लगाओ, ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन शुरू हो जाएंगे। राइट, आई एग्री। आई वांट यू टू डेवलप योर लॉजिक। मैं तो सारे बता ही दूंगा, मैं तो पिछले 10 सालों से बता रहा हूँ कि थर्ड वाला 8th में गया तो क्या होगा। वैसे बता देता हूँ, थर्ड हाउस अगर 8th में गया, 8th इज ऑल व्हाट स्ट्रगल्स, तो थर्ड हाउस में अगर 8th में गया तो हमको थर्ड हाउस से स्ट्रगल शुरू हो जाएगी। आप कोई स्टार्टअप खुद शुरू करना चाहोगे, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप किसी के साथ कोई अट्रैक्शन या कोई लव अफेयर स्टार्ट करना चाहो, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इतना सिंपल है एस्ट्रोलॉजी। आपको देखो, मैं आपको सिंपल समझा देता हूं आपको। ये जो 8th हाउस है ना, इसको आप समझो मिनिस्ट्री, और जो इसका लॉर्ड है ना, उसको समझो मिनिस्टर। समझ में आ गया? जो भी हाउस है ना, उसको मिनिस्ट्री समझो, और उसका जो लॉर्ड है उसको मिनिस्टर समझो। मान लो 8th हाउस रेल मंत्रालय है, तो इसका लॉर्ड कौन हुआ? रेल मंत्री। अब रेल मंत्री कहीं भी जाए पूरी कुंडली में, वो वहां जाके किसकी बात करेगा? रेल की बात करेगा। इस एग्जाम्पल से आप कहीं भी किसी को भी बिठा दो, रेल मंत्रालय से उठ के जो भी व्यक्ति जाएगा ना, अब अगर मान लो ये रेल मंत्रालय है, ये उठ के 10th में चला गया, तो ये क्या बात करेगा कि रेलवे को मैं कैसे आगे बढ़ाऊं, प्रोफेशन की बात करेगा ना 10th हाउस में जाके। या ये रेल मंत्री अगर ये 2nd हाउस में चला गया तो क्या बात करेगा? रेल से हम कैसे पैसा बनाएंगे। तो वेरी सिंपल, ये जो हाउस है वो मंत्रालय है, इसका जो लॉर्ड है वो मंत्री है। तो मंत्री अपने मंत्रालय की ही बात करेगा कहीं भी जाएगा। अगर ये एग्जांपल आपके दिमाग में फिट है, आपको किसी प्रेडिक्शन में कोई प्रॉब्लम। क्लियर है सर, थैंक यू, वेरी गुड। ठीक है जी, 8th हाउस हो गया। ऐसे we'll have lot of questions. So सर 8th हाउस को कंटिन्यू करने में एक चीज बता दीजिए, 8th हाउस से बेसिकली एस्ट्रोलॉजी देखी जाती है, तो एस्ट्रोलॉजी के लिए स्पेसिफिकली क्या देखा जाता है, वो थोड़ा सा आप लाइट थ्रो करें, सुप्रकाश डालें। 8th हाउस से पहले ना एस्ट्रोलॉजी के लिए 5th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th हाउस वो विद्या है जो आप खुद से सीख सकते हो। 5th हाउस और 9th हाउस में फर्क क्या है? 5th हाउस में आपने देखा ना, कोई बच्चा बचपन में पियानो बजाने लगता है, कोई बच्चा बचपन में बहुत ब्यूटीफुल सिंगिंग करने लगता है। किशोर कुमार, जिन्होंने कभी किसी गुरु से दीक्षा नहीं प्राप्त की, किसी म्यूजिक स्कूल में नहीं गए, एंड ही वाज अ ब्रिलियंट सिंगर। दिस इज 5th हाउस। इसीलिए इसको क्या बोला गया? पास्ट कर्मा, पूर्व पुण्य। ये वो काम है जो आप कई जन्मों से करते हुए आ रहे हो। मैंने आपको कल सिखाया था, ज्योतिष क्या है? जो सूर्य की रोशनी निकल रही है या जो सूर्य में ज्ञान है, उसकी स्टडी करने को हम ज्योतिष बोलते हैं। अगर किसी के 5th हाउस में सूर्य बैठ गया, वो आज का ज्योतिषी नहीं है, वो कई जन्मों से ज्योतिषी है। इसीलिए उसके इस जन्म में भी सूर्य आया है। तो सबसे पहले फॉर अ गुड ज्योतिषी यू शुड लुक एट द 5th हाउस। 8th हाउस, जैसा कि मैंने कहा कि सीक्रेसी का हाउस है, इसीलिए जितनी ऑकल्ट विद्या है, जितनी परा और अपरा विद्या है, तंत्र मंत्र ज्योतिष, सब 8th हाउस में आता है। तो 8th हाउस ऑब्वियसली ऑकल्ट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन 8th हाउस से ज्यादा इंपॉर्टेंट 5th हाउस है। बिकॉज 5th हाउस क्या है? आपको खुद से जो सीखी हुई चीजें वो 5th हाउस है। अच्छा, 9th हाउस क्या है? आप जो चीजें खुद से सीखते हो वो 5th हाउस है, और जिन चीजों के लिए आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है वो 9th हाउस है। तो आप किसी डांस के स्कूल में गए, आपको वहां पे कोई गुरुजी सिखा रहे हैं, दैट इज 9th हाउस। आप खुद से घर में ही डांस सीख लेते हो, दैट इज 5th हाउस। तो सचिन तेंदुलकर ने जो घर में क्रिकेट खेलना सीखा, दैट इज 5th हाउस। फिर सचिन तेंदुलकर को रमाकांत अचरेकर मिले, दैट इज 9th हाउस। बट एस्ट्रोलॉजी के लिए 8th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जी, थोड़ा सा 6th हाउस की बात कर लेते हैं। मैं सोच रहा हूं कि जो दूस्थान है ना, तो आपने ये समझा कि
5th हाउस में हमारे मंत्र हैं, मतलब किसी भी हाउस से 5वां हाउस उसकी शुद्धता या उसको रिजुविनेट करता है। लग्न से पंचम क्या है? 5th हाउस है। मतलब जब हम 5th हाउस में मंत्र पढ़ते हैं तो फायदा किसको पहुंच रहा है? आपकी बॉडी को। आपकी बॉडी शुद्ध हो रही है। अब 8th हाउस पे आ जाओ, आपकी बॉडी रिजुविनेट होती है ना मंत्र करने से। अब 8th हाउस पे आओ, 8 से 5 गिनो। आप लोग के पास ब्लैंक चार्ट है ना, आप लोग गिनो प्लीज। 1 2 3 4 5। 12th, कहां पे पहुंचे आप? द्वादश भाव। 8th हाउस, 8th हाउस का रिजुविनेशन कहां होता है? 12th हाउस में। 12th house. आपकी मृत्यु ना हो तो आप रोज रात को क्या करते हो? यू टेक रेस्ट। तो जब आप रात को सोते हो ना तो आप रिजुविनेट हो जाते हो। ये इसीलिए आपकी लॉन्जिविटी यहां से देखी जाती है। अगर मैं आपको 5 दिन सोने न दूं, छठे दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। और यू टू हैव अ लॉन्ग लाइफ यू नीड रेस्ट, एंड रेस्ट हम कहां से देखते हैं? मैंने आपको बताया 12th हाउस इज व्हाट? बेड प्लेजर्स। आपका पलंग है 12th हाउस, आपका बेडरूम है 12th हाउस। तो आपके लिए डेली सोना जरूरी है, तभी तो आपकी लॉन्जिविटी बढ़ेगी। बिकॉज 8 से 12th कितना है? 5th है। और हमने क्या बोला है कि किसी भी हाउस से 5वां हाउस उसको रिजुविनेट कर देता है। तो 5th हाउस में मंत्र पढ़ते हैं तो फर्क किसको पड़ता है? आपको पड़ता है, लग्न को पड़ता है। जब हम अष्टाक्षरी मंत्र पढ़ते हैं, ओम नमो नारायण, तो हमारा रिजुविनेट क्या होता है? 12th हाउस हो जाता है। मतलब हमारी बॉडी रिजुविनेट हो जाती है। इसीलिए जब आप ओम नमो नारायण पढ़ते हो तो यू आर हैप्पी। क्लियर है? अब हम थोड़ा सा 6th हाउस पे आ जाते हैं। कितने लोगों को 6th हाउस से डर लगता है? सबको लगता है। सबको लगता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ जिससे आपका डर खत्म हो जाएगा 6th हाउस से। मेरे तो 2 प्लेनेट बैठे हैं, शनि और जुपिटर रेट्रो में। बहुत बढ़िया। छठा घर ना, छठा घर हमारी साधना का घर। आप देखो यहाँ लिखा है ना साधना। साधना का मतलब क्या होता है? आप लोग क्या बोलते हो कि आजकल ना मैं 2 ही रोटी खा रहा हूं, मैंने अपनी भूख पे विजय प्राप्त कर ली है, मेरा 2 ही रोटी में काम चल जाता है, मैंने अपनी भूख को साध लिया है। कोई आदमी क्या बोलता है, नरेंद्र मोदी जी क्या बोलते हैं, मैं सिर्फ 3 घंटे सोता हूं, मैंने अपनी नींद को साध लिया है। ठीक है ना? मेरे अंदर पैसों की कोई बहुत इच्छा नहीं है, मैंने क्या करा है? अपनी इच्छाओं को साध लिया है। ये जो साधना है ना 6th हाउस में, ये कैसे होती है? साधना होती है डेली प्रैक्टिस कर करके। एक दिन में साधना नहीं होती। मैं आपसे कल बोल रहा था कि आप गायत्री करो, गायत्री आपको मैं क्या बोल रहा था? निरंतर करो। 6th हाउस इज योर डेली रूटीन। अगर आपकी लाइफ में 3 प्रॉब्लम्स है ना, रोग, रिपु, रिपु मतलब शत्रुता। शत्रुता आजकल कैसी होती है? आजकल हम तलवार लेके तो लड़ते नहीं, बंदूक से तो लड़ते नहीं, आजकल हम लड़ते कहाँ हैं? कोर्ट में। जो भी लड़ाई होती है कोर्ट में ही जाती है ना। मैं तुझे देख लूंगा, आजा 30,000 ही कोर्ट में, यही बोलते हैं। तो हमारा कोर्ट केस, हमारे जितना लोन्स हमारे ऊपर और हमारा बीमारी, ये सब हम कहां से देखते हैं? 6th हाउस से। 6th हाउस की बेस्ट रेमेडी है, ये हाउस हमारी साधना का है। आप अपना डेली रूटीन फिक्स कर लो, आप अपनी लाइफ को साधने लग जाओगे। आप में से जो भी लोग कम परेशान या ज्यादा परेशान है, उनकी लाइफ में आप देखना रूटीन का बहुत फर्क होगा। एक व्यक्ति सुबह 5:30 बजे पिछले 25 सालों से उठ रहा है, सैटरडे संडे बारिश नो बारिश डजेंट मैटर, उसकी नींद अपने आप 5:30 खुलती है, वो वॉक पे जाता है, 7 o'clock ब्रेकफास्ट करता है, उसके बाद वो ऑफिस जाता है, शाम का डिनर उसका फिक्स है, सोने का टाइम फिक्स है। कोई भी मूवी आ रही हो नेटफ्लिक्स पे, कोई भी सीरीज आ रही हो, उसके डेली रूटीन में फर्क नहीं पड़ता। जिसके डेली रूटीन में फर्क नहीं पड़ेगा ना, उस पहली बात वो रोगी नहीं होगा। कोई बड़ी रेमेडी नहीं है, सिंपल सी रेमेडी है। आप अपने डेली रूटीन को ठीक कर लो, आपका रोग मुक्त हो गया। आपका डेली रूटीन ठीक हो गया, आपका ऑफिस सही हो जाएगा, और आपका ऑफिस ठीक है तो आपको फालतू लोन्स लेने की जरूरत नहीं है। तो 6th हाउस में हमारा डेली रूटीन आता है। अब 6th हाउस हमारा बेसिकली क्या है? छठे घर में हमारी वीकनेस आती है। हमारी 6 वीकनेस होती है जो पराशर ऋषि ने बताई है।
काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर्य। ठीक है, ये 6 वीकनेसेस हमको 6 प्लैनेट से मिलती है। हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, मैंने आपको बताया था, हरे, रामा, कृष्णा, जुपिटर। हरे मतलब जुपिटर, रामा मतलब सन और कृष्णा मतलब मून। ये 3 प्लैनेट हमारे सात्विक प्लैनेट होते हैं। इनसे हमें कोई मतलब वीकनेस नहीं मिलती है। बाकी बचे 6 प्लैनेट, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर्य। ये 6 वीकनेस हमें बाकी के 6 प्लैनेट से मिलती है। इस 6th हाउस में हमारी वीकनेस होती है। इस 6th हाउस में क्या होता है? हमारी वीकनेस होती है। अब यहां से 6 गिनो, 6th हाउस से 6 गिनो। आपके पास कुंडली बनी होगी, गिनो, 6 से 6 काउंट करो। 1 11th हाउस। 6th हाउस में आपके दुश्मन हैं। आपके दुश्मन क्या बताए गए हैं? 6, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। और 6 से 6 मतलब आपके दुश्मन का दुश्मन कौन है? सचिन जी, आपका आप दोस्त, मेरे दुश्मन हैं। आपका आपका दुश्मन कौन है? दोस्त मैं खुद। फ्रेंड। नहीं आपके दुश्मन का दुश्मन मैं खुद हुआ ना। राइट। तो 6th हाउस से 6th हमारा 11th हाउस है। इसका मतलब 6th हाउस हमारे दुश्मन है और हमारे दुश्मन का दुश्मन 11th हाउस। 11th हाउस मैं खुद हूं। बहुत से लोग का मानना है कि 11th हाउस बहुत ब्यूटीफुल हाउस होता है, गेन्स का, डिजायर्स का, बट 11th हाउस बहुत खतरनाक हाउस होता है। आपको इतनी डिजायर्स दे देता है कि आपका जीना मुश्किल कर देता है। 6th हाउस में जो आप गलतियां करते हो ना, उनकी पनिशमेंट आपको 11th हाउस में मिलती है। इतना खतरनाक हाउस है ये। आपके डिजायर्स अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। आप अपने दुश्मनों को तो फिर भी ठीक कर सकते हो, पर आपके अंदर, अब मान लो सैटर्न है, सैटर्न को लोभ का कारण माना गया। सैटर्न क्या है? सैटर्न इज अ वेरी वेरी अंडर प्रिविलेज। जिसके पास कार नहीं होती ना, उसको कार की लालच होती है। जिसके पास अच्छा खाना नहीं होता, उसको अच्छे खाने की लालच होती है। तो सैटर्न ना लालच का प्लैनेट है। बहुत गरीब आदमी बहुत लालची होता है, वो हर किसी को देख के लालची होता है। जिसके पास अभाव होगा ना, उसकी लालच उतनी बड़ी होती है। जब 11th हाउस का संबंध सैटर्न से बन जाता है ना, आप बहुत ग्रीडी हो जाते हो, जबरदस्त ग्रीडी हो जाते हो। 11th हाउस का संबंध, अब हमारी वीकनेस है ना, क्रोध, काम, क्रोध। क्रोध किससे देखते हैं? कौन से प्लैनेट से देखते हैं? बताओ। मार्स से। वेरी गुड। जब 11th हाउस का संबंध मंगल से हो जाता है, हमारे अंदर क्या बहुत ज्यादा हो जाता है? क्रोध बहुत ज्यादा हो जाता है। इस क्रोध की वजह से हम अपना नुकसान कर लेते हैं। तो इसीलिए हमारे पराशर ऋषि ने जो हाउसेस दिए हैं ना, जो हाउस हमें बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे 11th हाउस, एक्चुअली में वो आपको ट्रबल देने के लिए आए हुए। तो ये आपकी वीकनेस है। ये इन वीकनेस से भी जो भयानक वीकनेस है, जो पनिशमेंट है, दैट इज 11th हाउस। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा केंद्र और त्रिकोण के बारे में बता देता हूं। ये जो हाउस होते हैं ना, 1, 5 और 9, इनको हम केंद्र के हाउसेस बोलते हैं, सॉरी त्रिकोण हाउसेस बोलते हैं। क्योंकि ये देखो आप ट्राइन पे है ना, 1, 5, 9, इनको क्या बोलते हैं? त्रिकोण के हाउसेस। और 1, 4, 7, 10, इनको हम बोलते हैं केंद्र के हाउसेस। जो केंद्र के हाउसेस होते हैं ना, वो विष्णु स्थान माने गए हैं, और जो त्रिकोण के हाउस होते हैं वो लक्ष्मी स्थान माने गए। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? यस सर, यस। फर्स्ट हाउस देखो आप, इसमें विष्णु लक्ष्मी दोनों हैं, बिकॉज ये केंद्र में भी आता है और ये त्रिकोण में भी आता है। सो आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है वो किससे संबंधित है? लग्न से। इसका मतलब किसी भी चार्ट में सब कुछ किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? लग्न के इर्द गिर्द।
अगर सेकंड हाउस में हम फैमिली देखते हैं तो किसकी फैमिली है ये? लगन की। थर्ड हाउस में हम छोटे भाई बहन देखते हैं, किसकी छोटे भाई बहन है? लगन के। फोर्थ में मदर देखते हैं, किसकी मदर है? लगन की। तो जो भी आपकी कुंडली में हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है? लगन के लग्न साथ। के साथ हो रहा है। अब आपको अगली बार जब भी कुंडली को स्टडी करना है ना, आप 15 मिनट सिर्फ लग्न को स्टडी करो। हम लोग इतने तेजी में रहते हैं ना कि हम लोग लग्न छोड़ के अरे फोर्थ हाउस में ये बैठ गया, हो ये तो केतु, सब छोड़ दो। द बेस्ट स्टाइल ऑफ रीडिंग अ कुंडली इज फर्स्ट 15 मिनट्स यू जस्ट स्टडी द लग्न। आई एग्री। लग्न में कौन बैठा है, लग्न को कौन देख रहा है, लग्न का लॉर्ड उठ के कहां चला गया। अगर आपने ये 3 चीजें समझ ली तो आपको 15 मिनट के अंदर सामने वाले आदमी की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं, मैं सबको बार बार कहता रहता हूं, फिर भी लोग भागते हैं। 5th हाउस में आपको शुक्र दिख गया, ये आदमी बहुत रोमांटिक है, वाह। अरे छोड़ो 5th हाउस, पहले लग्न को पकड़ो। मैं आपको बता रहा हूं, एक सिंपल मेथड बता रहा हूं। आपने अगर 15-20 मिनट सिर्फ लग्न को पकड़ लिया ना, कैसे पकड़ना है? पहले देखो कि लग्न में प्लैनेट कौन सा बैठा है, फिर देखो कि लग्न का लॉर्ड कौन है। लग्न का लॉर्ड शनि होगा, मतलब आदमी आदमी दिमाग से बहुत स्लो है, सैटर्न की तरह बिहेव करेगा वो। फिर देखो कि लग्न का लॉर्ड उठ के कहां चला गया। 5th में चला गया, बहुत बढ़िया है। 8th में चला गया, गड़बड़ है। और फिर देखो कि लग्न के ऊपर दृष्टि कहां कहां से आ रही है, इस आदमी के ऊपर इन्फ्लुएंस कहां पे आ रहा है। तो सबसे पहला ट्रिक है कि आप लग्न को अच्छे से स्टडी कर लो। दूसरा ट्रिक मैं बताता हूं आपको कुंडली देखने का। आप एक पेपर पे ना लिखा करो कि कौन सा लॉर्ड किस घर में गया है, और ये हाथ से लिखा करो। फर्स्ट लॉर्ड कहां गया, सेकंड लॉर्ड कहां गया, थर्ड लॉर्ड कहां गया। अभी हमने एक एक्सरसाइज की थी ना कि 8th लॉर्ड थर्ड में गया, तो ये आदमी किस चीज के लिए सीक्रेटिव हो जाएगा? अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए, अपने ट्रैवल्स के लिए, अपनी अट्रैक्शन के लिए, अपनी हॉबीज के लिए। अगर एक पेपर पे हम ये लिखना शुरू कर देना, फर्स्ट लॉर्ड 4th में गया, सेकंड लॉर्ड 3rd में गया, लिखते लिखते आपकी प्रिडिक्शन शुरू हो जाएगी। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम ऐसे कुंडली को खोल के और ऐसे बैठ जाते हैं और हम सोचते हैं निकल प्रिडिक्शन, बाहर निकल, मेरे को बता। सही ये कोई जवाब। तंत्र मंत्र थोड़ी ना चल रहा है कि वो कर्ण पिशाचनी आएगी और मेरे को बताएगी। बहुत You बढ़िया, have to बहुत do बढ़िया, some efforts. बहुत बढ़िया। That effort is I have to write which lord has gone into which house. ये लिखते लिखते ही ना, पहले एशियन पेंट्स की एक ऐड आती थी, हर घर कुछ कहता है। ज्योतिष में क्या है ना, हर ग्रह कुछ कहता है। आपको ये देखना है कि कहाँ का लॉर्ड उठ के कहाँ गया। दैट इज द बेस्ट टेक्निक। वो लिखते ही लिखते आपको समझ में आ जाएगा। I will start doing that from today. Thank you. So ये हमारे 12 हाउसेस थे। सर एक थोड़ा सा क्वेश्चन, सॉरी हाँ जी। सर, टाइम ना जा रहा हो तो अगर मान लो जुपिटर की लगन का वो है कुंडली और जुपिटर 9th हाउस में बैठा है और कहते हैं कि जुपिटर जहाँ बैठता है वहाँ खराब करता है, तो अगर जुपिटर लक वाले हाउस में 9th हाउस में बैठा है तो क्या उसको खराब करेगा? बीइंग लॉर्ड ऑफ द लग्न सिटिंग इन 9th हाउस। मतलब डिफरेंट क्वेश्चन है, बट आई थिंक इफ यू कैन आंसर इन शॉर्ट। इसको कारको भाव नाशम बोलते हैं। और हाँ वही उसी एंगल से मैं इसमें कहना चाह रहा था। ये थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि इसको मैं 5 मिनट में समझा सकूं, बिकॉज इसमें काफी रूल्स और हैं। तो आई थिंक वो सचिन जी को अलग से मैं समझा सकता हूँ कभी और। चलो ठीक है, फिलहाल हाँ, सबका टाइम इम्पोर्टेंट है। नहीं आई तो एग्री, मैं तभी मैंने टाइम के लिए बोला, टाइम लगेगा। ठीक है सर, ओके, ओवर टू यू। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले दिन बोला था कि जब हम गायत्री मंत्र करते हैं ना, तो हम बोलते हैं धीमहि धियो यो न। ये धी है क्या, और धी एक एस्ट्रोलॉजर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? धी शक्ति आपकी इंटेलेक्ट होती है। आपके अंदर जो भी इंटेलेक्ट है ना, ये सारा, इसी को हम गायत्री में हम धी 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 बार बार धी पे सारा फोकस करते हैं। ये धी हमारी कुंडली के 4 घरों में विस्तृत होती है। लग्न मैंने क्या बताया आपको? लग्न में आपकी बुद्धि है। लग्न इज योर बुद्धि। अगर आपकी बुद्धि ठीक है तो आपको कोई हरा नहीं सकता। इसीलिए मैंने क्या बोला
कि पहला रूल क्या है कि आप देखो कि लग्न पे कैसा इन्फ्लुएंस है, इसका मतलब आपकी बुद्धि पे कैसा इन्फ्लुएंस है। तो पहला धी क्या है? हमारी बुद्धि। हम लग्न में जन्म लेते हैं, हमारी बुद्धि कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मेलेफिक है, बेनेफिक है, राहु पे की बुद्धि है कि शनि की बुद्धि है, नशे में मन है कि पढ़ाई में मन है, दिस इज ऑल डिराइव्ड फ्रॉम दिस बुद्धि। देन द अदर धी इज शुद्धि। ये फोर्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बहुत से ज्योतिषियों ने ना फोर्थ हाउस को बस घर और गाड़ी तक सीमित कर दिया। फोर्थ हाउस से हमें यही समझ में आता है कि इट इज हाउस एंड इट इज कार, व्हीकल देख लो, घर देख लो ना। फोर्थ हाउस आपकी अंतरंग शुद्धता है उसको बताता है। अगर आपके अंदर शुद्धि नहीं है, कोई मंत्र काम नहीं करेगा। ये शुद्धि आपके कैरेक्टर की है। फोर्थ हाउस में अगर मेलेफिक प्लैनेट बैठे होते हैं ना, ऐसा आदमी अंदर से शुद्ध नहीं होता, उसका कैरेक्टर भी खराब होता है, उसकी सोच भी गड़बड़ होती है। तो फोर्थ हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज हाउस ऑफ शुद्धि। इसीलिए यहाँ पे माँ है, इसीलिए यहाँ पे पवित्रता है। दिस फोर्थ हाउस इज द सेकंड धी, जहां से आपको शुद्धि प्राप्त होती है। देन वी कम टू दिस सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस इज व्हाट? वृद्धि। आपकी वृद्धि कब होती है? आप जब शादी करते हैं, लाइफ पार्टनर लेके आते हैं, आपकी वृद्धि वहां से शुरू हो जाती है। आप में से जो लोग इस सेवेंथ हाउस की कद्र नहीं करते हैं, आपकी वृद्धि कभी नहीं हो सकती है। अगर आप हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जितनी पूजाएं बताई गई हैं, सब जोड़े में बताई गई। क्यों बताई गई? क्योंकि यू हैव टू रिस्पेक्ट योर स्पाउस। योर स्पाउस इज डायरेक्टली लिंक टू योर वृद्धि। यहाँ पे आपकी पत्नी आती है, यहाँ पे आपके पति आते हैं, यहाँ से आपके संसार का शुरुआत होता है। आपको पता है कुंडली में सबसे बड़ा धर्म का स्थान सेवेंथ हाउस होता है। जैसे ही सेवेंथ हाउस आपकी कुंडली में एक्टिव होता है, हम क्या बोलने शुरू कर देते हैं? ये मेरी धर्म पत्नी है, ही इज माई फादर इन लॉ, ही इज माई ब्रदर इन लॉ। सब कुछ, सबसे बड़ा धर्म यही है, क्योंकि बिना अग्नि के हम लोग विवाहित नहीं माने जाते हैं, बिना 20 रिश्तेदारों के। तो ये धी जो है, ये हमारी वृद्धि करती है। और 10th हाउस में जो धी आती है, ये हमारी सिद्धि है। ये हमारा, हमें लाइफ में इन तीनों हाउसेस से घूम फिर के हम 10th हाउस में आते हैं, जहां पे हमारी सिद्धि होती है। 10th हाउस इज योर रेप्यूटेशन। समाज में आपकी कितनी साख है, कितनी इज्जत है, दैट इज योर 10th हाउस। इसीलिए आपके जितने कर्म है ना, इसी हाउस में आते हैं। कर्म करते करते आप सिद्ध हो जाते हैं। फ्री विल का हाउस भी है। बिल्कुल, इसीलिए आपको यहाँ पे सिद्धि मिलती है। ये चार हमारे धी शक्ति हैं, ये चार केंद्र में है। ये हमारे कुंडली के सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होते हैं। 1, 4, 7 बुद्धि, शुद्धि, वृद्धि और सिद्धि। अगर इन चारों हाउसेस पे आप सही काम करो, तो आपकी लाइफ में और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अगर लग्न लॉर्ड इस चारों में अगर बैठता है, उसका लाइफ पूरा उसी में घूमेगा ना? बिल्कुल, लग्न लॉर्ड जहां जाएगा, मतलब उसका इंटरेस्ट उसी में बन गया। तो अगर कई बार लग्न होता है ना कि आपको लोग मिलते हैं कि मेरी लाइफ का पाथ क्या है, तो आप देखो कि लग्न लॉर्ड कहाँ गया, दैट इज द लाइफ पाथ। अगर लग्न लग्न लॉर्ड, लॉर्ड बैठता है तो सिद्धि मिलेगा। हाँ सिद्धि मिलेगा, मतलब अगर आप वैसा कर्म करोगे तो सिद्धि मिलेगा। लग्न लॉर्ड अगर 10th में चला गया, मतलब प्रोफेशनल सक्सेस इज गारंटीड, बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। आप उतना या तो मेहनत नहीं कर रहे हो, या आपका सही दशा नहीं पकड़ी है आपने। क्योंकि लग्न आपका क्या कह रहा है कि आप करियर, प्रोफेशन, इसमें मेहनत करो आप। धन्यवाद। लग्न लॉर्ड लग्न में बैठा हो तो शानदार है। पराशर ऋषि ने कहा है कि ऐसा आदमी बहुत वेल बिल्ट होता है, बीमारियों से रहित होता है, प्रसन्न चित्त रहता है। सैटरडे संडे आप बड़े खुश रहते हैं, क्योंकि आप अपने घर में रहते हैं। लग्न लॉर्ड घर में बैठ गया, अपने ही घर में बैठ गया। आपका इंटेलेक्ट बहुत अच्छा होता है। थोड़ा थोड़ा आप सब लोग ये किताब पढ़ा करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बृहद पराशर होरा शास्त्र। इसमें कुछ कुछ डिक्टम लिखे हुए हैं, बड़े शानदार शानदार। कौन से राइटर का है सर ये? किसी का भी पढ़ लो, कोई टिप्पणी। दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छा आर संतानम का है, जो सबसे एक्यूरेट मानते हैं।
तो हिंदी वर्जन अवेलेबल है सर? आर संतानम का नहीं है हिंदी वर्जन एक कोई शर्मा जी है, उनका हिंदी वर्जन आप पढ़ सकते हो, पर मैं आर संतानम पढ़ता हूँ, मेरे को वो ज्यादा एक्यूरेट लगता है। ओके जी, 9:40 हो गए हैं, पढ़ाने को तो बहुत कुछ है हमारे पास। तो क्लोज कर सकते हैं। आई थिंक the intent you want to share with everybody, I think that is more clear if you want. Okay, so I think okay, so basically I think it's already 9:45, so we would like to inform you that we will be launching our classes from 22nd of April, और आप में से जो भी हमारी क्लास करना चाहता है, और ये बेसिक टू इंटरमीडिएट रहेगी। मेरे को, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे 5 मिनट शेयर करता हूँ। बहुत से लोगों को क्या लगता है कि राशि पढ़ लिया, हाउसेस पढ़ लिए, प्लैनेट्स पढ़ लिए, बेसिक पूरा हो गया। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ज्योतिष में 10 साल तक बेसिक्स खत्म नहीं होते। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि सैटर्न जो है वो एक एयरी राशि में बैठ गया, क्या मतलब है इसका? सैटर्न जो है एक एयरी राशि में, मतलब सैटर्न जो है मान लो 11 नंबर की राशि में और 10th हाउस में बैठ गया। सैटर्न 11 नंबर की राशि में 10th हाउस में बैठ गया। आप सैटर्न को भी जानते हो, आप कुंभ राशि को भी जानते हो, और आप 10th हाउस को भी जानते हो। क्या प्रेडिक्शन दोगे आप? तो अपने कामना को पूरा करेगा। सैटर्न का तत्व क्या है? एयर, एयर एलिमेंट है सैटर्न। कौन से हाउस में बैठ गया? 10th हाउस में बैठ गया, ठीक है। कौन सी राशि में बैठ गया? 11th राशि। 11th राशि क्या है? देखो, एयर एलिमेंट है। 2 एयर एलिमेंट 10th हाउस में बैठ गए, सैटर्न और एक्वेरियस राशि। कहां बैठ गए? 10th हाउस में। मतलब आपका प्रोफेशन हवा से संबंधित हो सकता है। आप एयर होस्टेस बन सकते हैं, आप पायलट बन सकते हैं। ये एक सिंपल बेसिक की मैं बात कर रहा हूं, बहुत सिंपल बेसिक। लेकिन यहां तक हमारी बुद्धि नहीं जाती है। हम क्या बोलते हैं? सैटर्न 10th हाउस में बैठा, अरे करियर में बड़ी डिसअपॉइंटमेंट आएगी, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा बेसिक बहुत स्ट्रांग है। लेकिन मैं आपको बताता हूं अपने एक्सपीरियंस से, हमारा बेसिक बहुत खराब है। कोई राशि चतुष्पाद है, इसका क्या मतलब है? किसी राशि के 2 पैर हैं, किसी राशि के 4 पैर हैं। अब आप उन 4 पैरों को कुंडली प्रिडिक्शन में कैसे यूज करोगे? अब मेरा लग्न लॉर्ड फिक्स राशि का है, इसका क्या मतलब है? रहेंगे। मेरा लग्न लॉर्ड अगर फिक्स राशि पे हो गया, मेरे पे कोई रेमेडी काम नहीं करेगी। फिक्स रहेंगे अपनी चीजों पर, अडिग कोई नहीं, रेमेडी भी काम नहीं करेगी, बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग रेमेडी बताते रहते, ये नहीं देखते कि लग्न फिक्स राशि का है। फिक्स का मतलब है भैया इस पे कुछ नहीं काम करेगा, ये अडिग है, ये अड़ा हुआ है ये। देखिए सूर्य चंद्र भी तो देखेंगे सर उसके लिए। देखेंगे, मतलब मैं एक बहुत जेनरिक सी मैं बात कर रहा हूँ। हमको जब लगता है कि बेसिक्स हमारे बहुत स्ट्रांग है, एक्चुअली में हमारे बेसिक्स बहुत कमजोर है। जब तक आप बृहद पराशर का एक एक पेज नहीं पढ़ोगे ना, बेसिक्स आपके क्लियर हो ही नहीं सकते। अब सूर्य 10th हाउस में क्यों दिग्बल हो गया? क्यों सूर्य पावरफुल हो गया 10th हाउस में? इसका बैकग्राउंड ही नहीं पता हमको। रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। क्यों सूर्य मेष राशि में उच्च का हो गया? क्यों सैटर्न तुला में जाके उच्च का हो गया? क्यों सैटर्न सूर्य में जाके एक मेष में नीच का हो गया? कितना बेसिक हमें ऐसे रटा दिया गया है, रटा दिया गया है ही नहीं। हम प्रिडिक्शन बना ही नहीं पाते हैं, हम प्रिडिक्शन रटने लग जाते हैं। और जब आप किसी चीज को रटोगे ना, वो चीज ज्यादा दिन तक नहीं चलती। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि हमने अपने कोर्स पे जो काम किया है ना, वो बेसिकली बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का काम किया है। हमें बहुत से लोग ये बोलते हैं, आज भी सिंघल साहब और गोस्वामी जी ने ये बात बोली, मैंने उस समय नहीं बोला, बट बहुत से लोग बोलते हैं कि आप एक सीधा एडवांस कोर्स लॉन्च करो। अरे मेरा बेसिक कोर्स ही
और मेरा जो बेसिक प्लस इंटरमीडिएट है वो भी किसी एडवांस से कम। एडवांस क्या होता है? बेसिक्स की जब बहुत अच्छे से समझ में आती है ना तो उसको एडवांस बोलते हैं। एक हाउस में 250 चीजें हैं। अब थर्ड हाउस में आप देखो, थर्ड हाउस में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं कमीशनिंग। आप जो लोग कमीशन पे काम करते हैं, राइट दैट इज सीन फ्रॉम थर्ड हाउस। आप नॉर्मल पूछो ना, जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनको पता ही नहीं होता ये चीज। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। आप में से कितने लोग जानते हैं कि 7th हाउस इज योर ट्रैवल? यस बहुत सी कुंडलियों में 12th हाउस से आप ट्रैवल नहीं देख सकते, 9th से नहीं देख सकते, थर्ड हाउस से, फिर भी वो विदेश चला जाता है बिकॉज उसका 7th हाउस बहुत एक्टिव है। हम लोग क्या जानते हैं? 7th हाउस मतलब शादी। रिवर, अदर साइड ऑफ द रिवर, यस, river bank, other side of 7th the house river. is travel, big time travel, because it is 4th from 4th। आप 4th से काउंट करो, 1 2 3 4, 4th से 4th है 7th हाउस, मतलब 4th हमारा घर है, घर से दूसरा घर, मतलब मेरे घर से हाउस अवे फ्रॉम हाउस। 7th हाउस इज ह्यूज ट्रैवल। एंड देन वी से, अब मैं आपसे बोलूं कि सबसे खराब राशियां वृश्चिक राशि और कुंभ राशि होती है। आपने पढ़ लिया बेसिक। अब मैं बोलता हूं कि अगर लग्न में वृश्चिक राशि बैठा है, मतलब बंदे की लाइफ में कहानियां आप चाहे 10 कुंडलियां उठा के देखें, और वृश्चिक और कुंभ राशि जिस घर में बैठ गई वो घर की चीजें आपको नसीब नहीं होंगी। वृश्चिक कुंभ राशि 4th हाउस में बैठ गई, आप बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदोगे बट उसमें बैठने का टाइम नहीं मिलेगा। कर लो आप बेसिक। लग्न में भी या कि नवंसा में भी सर? दैट इज नॉट व्हाट माय इंटेंशन इज। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो तो बात करेंगे कहीं भी बैठिए। ये क्योंकि दो राशि बहुत खराब राशि पंचम है, में 8 और बेटा 11। है, पंचम में बेटा है, आप अभी आप तक मेरा प्रेम आप में वो कुंड नसीब नहीं हुआ। नहीं होगा, नहीं होगा नसीब। वृश्चिक राशि और कुंभ राशि ये बहुत खतरनाक राशि है। बिठा लो जहां पे घर पे बैठती हो, देखो वहां पे प्रॉब्लम क्या है। ये मतलब वृश्चिक, उसको स्कॉर्पियो क्यों कहा गया? वो स्कॉर्पियो क्यों है? क्योंकि सामने से तो वो डंक नहीं मारता, वो पूंछ से डंक मारता है। जिस आदमी पे आपको जरा भी उम्मीद नहीं होगी कि ये धोखा देगा, दैट इज स्कॉर्पियो। मारेगा वो डंक, उसकी लाइफ में कुछ स्टोरी होगी। 8 स्कॉर्पियो इज ऑल योर पास्ट कर्मा। आप इस जन्म में सफर कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मा। तो इसीलिए मतलब बेसिकली मेरे कोर्स का इंटेंशन है कि आई वांट टू मेक योर बेसिक्स वेरी स्ट्रांग। इफ यू फील योर बेसिक इज स्ट्रांग, नो प्रॉब्लम, मुबारक हो आपको, माँ कृपा करें आपके ऊपर। लेकिन मैं अपने कोर्स को कभी एडवांस कोर्स करके बेचना नहीं चाहता हूँ, या मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज मुझे मालूम है रियलिटी क्या है। आप 10 जगह से भी कोर्स करते हो ना, तब भी आपको 4th हाउस में यही याद रहता है कि माँ, गाड़ी और घर। आप 4th हाउस की शुद्धिकरण भूल जाते हो। नवांशा में 4th हाउस ये बताता है कि आप कितने स्वस्थ रहोगे या कितने बीमार पड़ोगे। ये आपको कहीं से नहीं पता लगता। नवांशा का चार्ट देखते ही आपकी बत्ती गुल हो जाती है। दशांशा में 6th हाउस डिनोट्स योर सबऑर्डिनेट्स। आपके को वर्कर कैसे होंगे, यहाँ पे मतलब ही चेंज हो जाता है दशांशा में 6th हाउस का। तो basics are very important, and I have personally made sure that in our course we have paid lot of emphasis on basics. हमारे कोर्स को करने के बाद आप बेसिक्स में मार नहीं खाओगे। और आप किसी भी बड़े एस्ट्रोलॉजर से पूछ लो, जिसका बेसिक स्ट्रांग है ना, उसका सब कुछ स्ट्रांग है। तो आप हाई लेवल अष्टक वर्ग तक पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और आपको ये नहीं पता कि सूरज उगता 1st हाउस में और डूबता 7th हाउस में, ये बेसिक है। Why sun is most stronger in the 10th house? Because sun हमारा साउथ से ट्रेवल करता है, ईस्ट से वेस्ट साउथ होके जाता है। तो जब वो 10th हाउस में आता है, उस समय मिड डे होता है। तो ये सब बेसिक्स हैं। तो किसी के बाल कम हैं तो बहुत से लोगों की कुंडली आप देखना, दे आर बोर्न अराउंड 11-12, दैट इज व्हेन द सन इज हाईएस्ट। लगन में सन भी हो सकता है, लगन में सन भी होता है। तो ज्योतिष अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं से भी सीखो, मेरी रिक्वेस्ट है कि बेसिक्स पे पकड़ बनाओ।
अगर मेष राशि है तो वो मेष क्यों है? वाई शीप? क्या पड़ी थी पराशर ऋषि को कि शीप बना दिया? शीप का सर क्यों बड़ा होता है और शीप के पैर क्यों छोटे छोटे होते हैं? शीप पहाड़ों से क्यों एसोसिएट किया हुआ है? शीप की फुटिंग बहुत स्ट्रांग होती है। सर बड़े का मतलब शीप आपसे लड़ने को तैयार रहता है। इट्स एन ईगोइस्टिक प्लैनेट। क्यों मार्स को दे दिया शीप को? क्यों 4 पैर हैं शीप के? क्यों कुछ राशियां डुअल हैं? मीन राशि में 2 मछलियां इन्वर्टेड क्यों हैं? पता ही नहीं। मकर राशि में आधा मनुष्य आधा जानवर है, क्यों? वाई? सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। एक एक चीज, मतलब अगर हम एलिमेंट्स, राशि, हाउसेस, एक एक हाउस में 12th हाउस, 8th हाउस मेडिटेशन का भी है, 12th हाउस आइसोलेशन का भी है, साधना का भी है। मतलब इट्स अ खैर एनीवेज, मैं आई वुड लाइक टू so basically we will be launching a 5 months course starting from 22nd April. और अगर आप लोग को थोड़ा सा वेबिनार में आनंद आया हो तो you can always join our course. The fees is 33,000, but जो लोग वेबिनार में आए हैं उनके लिए there is a 15% discount and the fees goes to 28,050, and we have monthly installments also. And any other questions regarding the fees if you have? सर फीस का तो चैलेंज नहीं है, लेकिन 20 क्लासेस में इतना सारा कैसे कंटेंट कवर करोगे? करेंगे सर, नहीं होगा तो बढ़ा देंगे कोर्स, क्या दिक्कत है? नहीं, मेरा my point is मतलब you must be having an index अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल बिल्कुल। क्लासेस में मतलब मैं 5 क्लासेस तो दशा सिस्टम पढ़ रहा हूँ, दशा सिस्टम का बेसिक्स ही चल रहा है अभी। तो मतलब एंड ऑफ द डे अगर 20 क्लासेस में हम करना चाहते हैं तो इट मतलब आई डोंट नो, इट ऑल डिपेंड्स हाउ इफेक्टिव आर द क्लासेस। हम किन चीजों पे अटेंशन दे रहे हैं, किन चीजों पे अटेंशन देने की जरूरत नहीं है, उसको भी पढ़ाया जा रहा है। सर हाँ जी, सॉरी टू इंटरप्ट, इसमें क्या हम कोर्स मतलब क्या कवर करने वाले हैं? इंडेक्स चाहिए होगा सर। और नोट्स भी क्या हमको मिलेंगे? क्या कुछ स्टडी मटेरियल मिलेगा? कुछ पीडीएफ तो मिल जाएंगे, बट बहुत सारे पीडीएफ हम नहीं दे पाएंगे, बट वीडियोस आपको सारे मिलेंगे। तो इसमें इंडेक्स चाहिए होगा कि हम प्रश्न कुंडली को ले रहे हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ले रहे हैं, दशा सिस्टम ले रहे हैं, वर्ग का देख रहे हैं। तो ये हम जो कोर्स का कंटेंट है वो हम इस पे अपने ग्रुप पे डाल देंगे। जो हम चीजें इसमें कवर करेंगे दैट वी विल पुट ऑन द ग्रुप। राइट सर। और अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो खुशबू इज देयर। आई थिंक खुशबू, यू कैन शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर ऑन द ग्रुप आल्सो। We already have. So and we have another very great astrologer with us, my partner Mr. Amit Singh, who is handling the entire this company that we have formed. So नमस्कार जी, you can नमस्कार। contact him also. So अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो you can ask me now, or else you can contact खुशबू for the course. तो कोई लकी ड्रॉ नहीं निकाल रहे आप एक दो कंटेंडर्स को फ्री में पढ़ाने के लिए? लकी ड्रॉ, हाँ, we'll inform in the group. नहीं, फ्री में पढ़ाने के लिए पढ़ाने के लिए क्योंकि हम लोगों का ऑलरेडी इतना इन्वेस्टमेंट हो चुका है, लेकिन पैसे मतलब इन्वेस्टमेंट और कंटेंट के हिसाब से थोड़ा सा भटक के परेशान है। मतलब अगर आपकी इच्छा हो और आप अपने पार्टनर से बात कर लो, अगर एक दो स्टूडेंट्स को जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया आपके सेशन में, उनको आप अगर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा पाओ या कुछ छोटा मोटा लमसम जो भी गुरु दक्षिणा बनेगी हम जरूर देंगे। देखिए सचिन जी, ये तो मेरे लिए कहना मुश्किल होगा कि मैं फ्री में पढ़ा पाऊंगा। फ्री में मैं भी नहीं बोल रहा सर, जो जेन्युइन गुरु दक्षिणा होगी तो जरूर देंगे। हाँ, तो जो मतलब रेट है हमने आपको डाल ही दिया। बाकी अगर आपका कुछ और अलग से कंसर्न है तो वी कैन स्पीक इट आउट, बट बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी मेरे पास नहीं है, बिकॉज़ हमारे पास काफी कॉस्ट हैं जिनको मीट करना है। We have also invested hugely in this, so and we need your support, and I can promise you that best quality एस्ट्रोलॉजी हम आपको पढ़ाएंगे। और मैं ये नहीं बोलता कि मैं आपको रातों रात पराशर ऋषि बना दूंगा या कल से ही आप बिल्कुल तोते की तरह, ऐसा कोई मैं क्लेम नहीं करता। इट विल टेक एफर्ट, बट आई विल बी देयर विद यू एंड आई विल ट्राई टू मेक थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल। ये मैं आपको श्योर कर सकता हूँ। और सचिन जी, just wanted to add, where
मृत्युंजय लेफ्ट कि ऐसा नहीं है कि इट विल बी ए शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, 5 महीने हो गए 6 महीने हो गए हमारा रिलेशनशिप खत्म हो गया, नहीं, यू विल बी एसोसिएटेड विद अस द होल लाइफ, नहीं, I understand. वी विल ग्रो टुगेदर, नहीं, अंडरस्टैंड, और वी आर ऑल ग्रोइंग टुगेदर, मतलब जब हम घुसे हैं एस्ट्रोलॉजी में तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है एंड वी ऑल अंडरस्टैंड दैट. एक दिन में 4 दिन, जैसे उन्होंने मृत्युंजय ने शुरू में कहा था कि वो अभी भी सीख रहे हैं, एक टीचर से सीखा नहीं जा सकता, मल्टीपल लोगों से उन्होंने भी सीखा होगा, आपने भी सीखा होगा, हम भी सीख रहे हैं. एंड दैट इज व्हाई इन स्पाइट ऑफ बीइंग स्टूडेंट ऑफ मेनी ग्रेट टीचर्स इन द ICAS, still we are looking around here and there to get more gyan from the people who spend their 6 to 7 years in the industry, and they can give the scripted understanding in terms of how to take it forward. I understand that, मतलब ऐसा नहीं है we don't understand, we understand and we appreciate that fact. Thank you, great. And shortly we'll be like after a month or two we are planning to launch the advanced courses also. हाँ, तो वो एक्चुअली इंडेक्स, जब इंडेक्स आएगा ना तो उससे समझ में आएगा कि आप क्या पढ़ा रहे हैं और क्या हम पढ़ना चाहते हैं और किसमें कितना ट्यूनिंग करना है. इंडेक्स ग्रुप में डाल दिया है, आप देख सकते हैं, और उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आई थिंक इस प्राइस में और कोई नहीं पढ़ा रहा है. सर हम तो वो जैसे वो थे ना जिनके 24 गुरु थे, हमारी स्थिति तो वो है, 24 गुरु बनाए थे. इसमें गुरु बनाने पड़ेंगे आपको, बिना एक गुरु से काम नहीं चलेगा. ये आपको हमने भी we are looking for those kind of things. दत्तात्रेय नहीं समझ गया, 24 ठीक गुरु है. बनाए थे. तो एक बार अमित जी, अगर आपके पास जब भी आप फ्री हो ना तो वी कैन कनेक्ट ऑफलाइन एंड वी कैन अंडरस्टैंड द एडवांस अंडरस्टैंडिंग. एडवांस में क्या आप कवर करेंगे, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग ऑलरेडी कवर्ड. मतलब not for me, not for everybody is there, so you can speak to other people as well, right? We can connect offline with Mrityunjay ji and Aapti and Khushboo ji also. सर मुझे कुछ पूछना है. हाँ जी रचना जी बताइए. सर नमस्ते सर, मैंने 2 बार एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज किए हुए हैं जी. एक बार तो थोड़ा एडवांस लेवल पे भी किया हुआ है और उसके बाद छोड़ दी बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए. मेरे पास कुंडली भी ज्यादा नहीं थी, और दूसरी बार मैंने फिर बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर से किया था, लेकिन मुझे लगता है या तो जड़ बुद्धि हूँ या क्या है, तो मुझको ऐसा चाहिए जो हाथ पकड़ के खींचे, ऐसे गुरु चाहिए, पहली बात. और दूसरी बात सर, क्या ऐसा आप मुझे मेरी कुंडली से देख के कह सकते हैं कि क्या मेरे में ये है भी या मुझे छोड़ देना चाहिए? जैसे मुझे किसी ने बोला था कि आप छोड़ दो, आपके बस की बात नहीं है. मैं फुल टाइम भी नहीं दे सकती हूँ, बाय प्रोफेशन में एक डॉक्टर हूँ और सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हूँ, नौकरी करती हूँ. रचना जी, बहुत से रीजंस होते हैं एस्ट्रोलॉजी ना सीख पाने के, बहुत से रीजंस होते हैं. कुछ प्रमुख रीजंस मैं बता देता हूँ. जैसे आप आज आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है ना, उस कॉन्सेप्ट को आपने सुना और आप अपना जॉब पे चले गए या सोने चले गए, अगले दिन वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से निकल जाएगा. द बेस्ट वे टू लर्न एस्ट्रोलॉजी इज, आज आपने अगर एक नया कॉन्सेप्ट सीखा ना, तो उसको मिनिमम 3 कुंडलियों पे आपको लगाना चाहिए. और मेरा जो सिखाने का स्टाइल है, हम लोगों ने जो समझा है, हम लोग क्या करते हैं ना, क्लास में वी हैव इंश्योर्ड दैट वी विल पुट लाइव कुंडलीज. हमारी क्लास की अच्छाई क्या है कि हमारे पास 200 300 इतनी संख्या में अभी बच्चे नहीं है, हमारे स्टूडेंट्स काफी कम संख्या में. तो उसका फायदा ये है कि जब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं ना, उसको आप ही की 4-5 कुंडलियों पे लगाते हैं. और मेरे जो पिछले बैचेस गए हैं ना, मैंने अष्टक वर्ग जैसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स, नवमांशा, दशांशा, मतलब आप मेरे YouTube पे, मेरा पूरा कोर्स फ्री है YouTube पे, आप मेरे D10 चार्ट, D9 सारा कोर्स फ्री है. आप देखो, हमने इतनी सिंप्लीफाइड तरीके से ना आप लोगों की कुंडली से आप ही के मुंह से प्रेडिक्शंस करवाई हैं. उसका रीजन यही है कि मेरे को मालूम है कि मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, मैंने उसको कुंडली पे अप्लाई नहीं किया, तो वो कॉन्सेप्ट आप याद नहीं रख सकते. पर अगर मैंने सचिन जी को कोई कॉन्सेप्ट सिखाया और सचिन जी की कुंडली पे ही उस कॉन्सेप्ट को लगा के दिखा दिया, मेरा चैलेंज है कि जिंदगी भर वो कॉन्सेप्ट सचिन जी नहीं बोले. I believe you 100% right. मेरे पास स्टूडेंट्स आए जिनको मरण कारक और दिग्बल समझ में नहीं आता था. हमने एक क्लास लिया, अभी मेरा YouTube पे वीडियो है, आप देख सकते हो. इतने सिंपल तरीके से मरण कारक और दिग्बल हमने पढ़ाया, आज तक वो लोग नहीं भूले. तो रचना जी, मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ है.
क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होने से सबसे बड़ा नेगेटिव है कि वो टीचर बहुत बड़े होते हैं, उनके पास बहुत दुनिया सीखने जाती है, बट आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। हाँ सर, बहुत लेवल्स के हो जाते हैं ना, सबकी अपनी अंडरस्टैंडिंग की एक लेवल हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जिनका लेवल हाई अप होता है तो उनके आगे हम नहीं सीख पाते जो बेसिक पे हैं। मेरे गुरुजी जो पहले गुरु थे वो एक लाइन हमेशा बोलते थे, हाथ मत छोड़ो। मैंने ये समझा है कि मेरे सब स्टूडेंट्स बराबर है और मैं किसी का हाथ नहीं छोड़ूंगा जब तक रचना जी ये नहीं बोलेंगे कि मेरे को समझ में आ गया। और ये मेरा काम है कि मुझे उसी 2 घंटे में रचना जी को भी समझाना है। इट डिपेंड्स अपॉन द टीचर। अब ये हमने कल किया था, संडे के बाद मंडे और ट्यूसडे क्यों आता है, ये आपने बहुत जगह सीखा होगा, बट आई एम श्योर कि कल जो हमने किया ना वो 90% स्टूडेंट्स को याद रहा होगा। आप वो कॉन्सेप्ट आगे जाके किसी को समझा सकते हो। दैट इज हाउ वी डू। सो माय जॉब इज टू मेक यू डू। मैं आपको ज्योतिष सिखाऊंगा नहीं, मैं आपको ज्योतिष जीना सिखाना चाहता हूँ। यू लिव ज्योतिष। आपको कोई आदमी मतलब एक पतली बॉडी वाला आदमी दिखाई दे रहा है ना, तो आपको समझ में आना चाहिए अच्छा ये मार्स टाइप की बॉडी है, ये सैटर्न वाली बॉडी है। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ रचना जी, ज्योतिष हमारी लाइफ में कितनी घुसी हुई है। हमारी लाइफ में 24 होरे होते हैं। होरा, एवरी आवर इज गिवन टू वन प्लैनेट। अब जो लोग डाइटिंग करते हैं ना, उनसे ये कहा जाता है कि आप या तो मार्स के होरा में खाना खाइए या सैटर्न के होरा में खाना खाइए, आप मोटे नहीं होंगे। पर अगर आपने जुपिटर के होरा में खाना खाया, आप लाख डाइटिंग कर लो, आपका वेट कम नहीं होगा। अब ये रचना जी ये कॉन्सेप्ट समझने में आपको कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं हुई। सिंपल है, क्योंकि मैंने आपको इसकी आपकी लाइफ से इसको जोड़ दिया। तो मेरी कोशिश यही रहती है, बिकॉज जो सचिन जी जिस चीज से गुजर रहे हैं, जिस चीज से मैंने बहुत टीचर से सीखा, बहुत महंगे महंगे कोर्सेज किए। एट द एंड ऑफ द डे मेरे को लगता था यार कुछ समझ ही नहीं आया, कुछ नहीं समझ में आया। लेकिन मैं आई नो हाउ टू मेक यू डेवलप द लॉजिक। मैं आपसे चाहता हूं कि आप लॉजिक डेवलप करो। दैट इज व्हाट माय इंटेंशन इज। एंड वी आर नॉट अ वेरी ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, वी आर अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, वेयर वी कैन फोकस ऑन ईच इंडिविजुअल। मेरे को भी अच्छा लगेगा कि रचना जी मेरे कोर्स के बाद ये बोले कि मृत्युंजय जी आपके कोर्स में ना मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी सीख गई। तो मेरा भी यही इंटेंशन है कि आई डोंट वांट एनीबॉडी ऑफ यू टू गो बैक डिसअपॉइंटेड कि यार वी डिड अनदर कोर्स एंड देयर इज नो रिजल्ट। नो, दैट इज नॉट माय इंटेंशन। तो मैं ऐसा कोई चैलेंज नहीं करता कि मैं आपको घोल के पिला दूंगा, बट मेरे को मालूम है कि आई कैन टीच यू इन अ वेरी सिंपल एंड स्टोरी फॉर्म दैट यू डोंट फॉरगेट। I don't have to rush through the courses. कोई नंबर भी नहीं है जिस पे आपसे कांटेक्ट किया जा सके कभी? नंबर है ना मैम, खुशबू जी का नंबर है। खुशबू अपना नंबर ग्रुप में डाल दो। एंड ग्रुप में सचिन जी हमने कोर्स का कंटेंट डाल दिया है, यू कैन गो थ्रू द कंटेंट। देख लिया गुरुजी। हाँ तो गुरुजी ये बताइए एसपी जी, अभी आपने क्या बताया, मंगल या शनि के हो रहा भोजन करने से डाइटिंग हो जाती है? हाँ बिल्कुल हो जाती है। आप पंचांग में देखिए कि मंगल का हो रहा कितने बजे आ रहा है, आप उतने बजे लंच कीजिए। बहुत बढ़िया। क्योंकि इन दोनों का जो नेटिव बॉडी है, जब आप मजेदार बृहद टिप है। पराशर, दे आर थिन बॉडी। मेरे बहुत परेशान है लोग। मेरा वजन 100 किलो से ज्यादा है, बिकॉज मेरे लग्न में जुपिटर है। मैं चाह के वजन कम नहीं कर सकता। मेरी जुपिटर की दशा चल रही है, इसलिए मेरा वजन कम नहीं हो रहा। नहीं होगा कम। दैट इज हाउ वी लिव एस्ट्रोलॉजी। मैं 100 का था, 77 रह गया। डाइटिंग और योगा और लाभ लाभ लाभ। शानदार। आपकी किसकी दशा चल रही है? शनि की। शनि की। देखो खतर में शनि की दशा में बढ़ा है गुरुजी। और नहीं, शनि की दशा में आपका वजन कम होएगा ही होएगा, 100% होएगा। नहीं, शनि की महादशा में ही खूब प्राप्त किया वजन पहले हमने। बस अच्छा। अब 5 मई को समापन समारोह है। चलो बढ़िया है। चलो जी, गुड है। बढ़िया बढ़िया इंटरेक्शन रहा आपसे मृत्युंजय जी एंड अमित जी। एंड आई थिंक वी आर ऑल अलाइंड विद योर थॉट्स एंड आपने अच्छा पढ़ाया। And we are optimistic to learn good things from you in the future. Definitely we will be connected all together. And 8th हमारा फिर से वेबिनार होगा, तो आप उसमें दोबारा आ सकते हैं, या आप आपके जो फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनको बता सकते हैं। And on 8th sir, 8th and 9th अगेन हमारा वेबिनार होगा। And we are honest people, हम ईमानदारी से ये काम करना चाहते हैं, because वो दिख रहा है सर, वो एक बात बहुत क्लियरली बोली है
वो कि अगर दिखता है आप सर, ऑनेस्ट वरना नहीं हो 2 दिन तो तक हम नहीं जोड़ते कर नहीं, हम पाओगे। छोड़ देते बीच में। सर, अगर आप ऑनेस्ट नहीं आती ना तो हम 2 दिन तक आपको 10 बजे तक नहीं बैठे होते, हम छोड़ देते पक्का सर। तो बहुत देखिए मैं स्ट्रेट लोग हैं सर हम लोग। सचिन जी सर हम लोग भी प्लीज। बहुत स्ट्रेट लोग हैं, सीधी बात करते हैं बिल्कुल। बिल्कुल अच्छा लगा मुझे जी। रचना जी सर मैं ऐसे पूछ रही हूँ सर, कैन यू प्लीज मेक स्मॉल ग्रुप्स, जैसे अभी आपके वेबिनार्स बढ़ते जाएंगे तो स्टूडेंट्स भी बढ़ते जाएंगे, तो स्मॉल ग्रुप्स में ही अगर आप पढ़ाएं तो। हाँ हाँ, हमारे ग्रुप्स ज्यादा बड़े नहीं होंगे रचना जी, आप चिंता मत करिए, आप टेंशन में। हम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि हमारे यहाँ 250 लोग होंगे। दैट इज गुड फॉर अस एंड वी डोंट वांट सो मेनी पीपल। मेरे को खुद भी आई वांट इंटरेक्शन विद ईच इंडिविजुअल। मेरे को बात करना बहुत अच्छा लगता है। मेरे को दिन भर बुलवाते रहो, खाना मत दो, चलेगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं। तो मैं बात भी बहुत करता हूँ और मैं सामने वाले से भी बहुत बात करा लेता हूँ। तो आप चिंता मत करिए रचना जी, हमारा ग्रुप छोटा ही रहेगा और हम एक एक इंडिविजुअल का हाथ नहीं छोड़ेंगे। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। बट आपकी मेहनत है। मैंने जैसा कल कहा था कि ज्योतिष आपको रगड़ेगा बहुत ज्यादा, जो जितना रगड़ लेगा। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मेरे को डायरेक्शन देना आता है, मैं आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ, क्योंकि जहां मैं फेल हुआ हूं ना, मैं आपको वहां फेल नहीं होने दूंगा। दैट आई नो। सो फेलियर फॉर मी इज नॉट एक्चुअली फेलियर, इट इज अ लर्निंग। बस आपका काम मैं आसान कर दूंगा कि रचना जी ये नहीं करना है। फेलियर आपको ये सिखाता है कि क्या नहीं करना है। बस वो हम नहीं करेंगे तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर और मुझे आपके बारे में थोड़ा चीज पूछना था, बहुत देर से सोच रहा हूँ, क्या पूछ जी सकता हूँ? सौरभ जी बताइए। आपने बताया कि आप एक एमएनसी में काम करते हैं, मतलब मैं सोच रहा था कि कौन सा एमएनसी होगा वो। मैं एक जापानीज कंपनी में काम करता हूँ, बट इस प्लेटफॉर्म पे मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा। और मेरी लाइफ इतनी टफ है कि वहां पे मुझे बहुत नौकरी करना पड़ता है, बट मैं रात के 1-2 बजे तक ज्योतिष की पढ़ाई करता हूँ। दैट इज हाउ आई हैव लर्नड माई ज्योतिष। भारत में ही है क्या? भारत में ही है, भारत में ही, इंडिया इंडिया में ही है। तो सर मैं भी काम करता हूँ, टीसीएस में ही काम करता हूँ। अच्छा, आप टीसीएस में, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो हम बहुत दोनों बहुत धन्यवाद टेलीकॉम सभी वाले को। हैं। हाँ जी, हम दोनों टेलीकॉम वाले हैं, मैं और सचिन। हम अच्छा, टेलीकॉम में, मैं हैदराबाद में हूँ, ये दिल्ली में। तब मैं आपसे मरकरी एक वाले। क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, पक्का पक्का आपके एक्सपोर्ट एक्सपीरियंस है और मैं बोलूंगा आप सच बताएंगे। एक बुक पराशरी पे जो आपने इतना अध्ययन किया है, एक बुक आपको दिल पे हाथ रख के कि ये बुक तो पढ़नी यक्ष ही प्रश्न। चाहिए, पढ़नी ही चाहिए, कुछ करो ना करो ये बुक तो जरूर पढ़ना, वो बुक कौन सी होगी? एक मेरे फेवरेट राइटर हैं श्री वीपी गोयल जी। उनकी हाँ यस, उनकी किताब आती है सरल ज्योतिष। यस 3 पार्ट में आती है, 4 3 पार्ट में। पार्ट्स में आती है। हाँ, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, तो आप एटलीस्ट सरल ज्योतिष का अध्ययन जरूर करें। राइट, थैंक यू सर। ठीक है जी, अगर और कोई प्रश्न है, खुशबू, अमित, वी वांट टू से एनीथिंग एल्स और वी कैन कंप्लीट द क्लास। वो एक अनाउंसमेंट कर दी थी खुशबू मैम ने, स्पेशल रिवॉर्ड। किसका कंसल्टेशन होने वाला है, फ्री आप वाला? दोनों देंगे, आप देंगे। वो हम कल ग्रुप में डाल देते हैं सचिन जी। ठीक है सर, ग्रेट सर, एक थैंक बार, यू सर। हाँ, और जिसका होगा फिर हम उसके सर कांटेक्ट करते हैं। अंत में प्रश्न तो नहीं है, लेकिन धन्यवाद सर, आप अपना इतना टाइम निकल के हमें No doubt. फ्री कोर्स प्रोवाइड किया, बहुत ही थैंक यू सौरभ जी। धन्यवाद फ्रॉम आवर साइड आल्सो, थैंक यू थैंक सो यू मच, एवरीवन। थैंक यू, गुड नाइट, जय मां। Yes, टेक sir. केयर, Talk to you, sir. जय मां, जय मां। Grateful to you for Jai the Maa. knowledge given to us. गुरुजी आपको सादर प्रणाम, नमन। थैंक यू, जय मां। गॉड ब्लेस यू ऑल। Jai Sir. Maa. Thanks to entire team for this great efforts. Thanks everybody. थैंक यू। Thanks Thank Khushbu you ji, all. Amit ji, and everybody who were there into the session and helped us to attend this session. Thank you. थैंक यू गोस्वामी जी। थैंक यू, जय मां। जय मां। आपकी कुंडली दिखाना है जिसमें